एक सॉन्ग आ रहा है डीजे ब्रावो के साथ अगेन। मैं पूरी रिवील नहीं करूंगी, बस इतना बोलूंगी फिर से हमारा कोलैबोरेशन हो। कृष्ण भगवान ने एक बात बोली हुई थी कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। मैं बिल्कुल उसी पर कई लोगों के ये डर रहता है मुंबई में जाने पे। आपको इस तरीके के मीडिएटर्स मिलते हैं, कास्टिंग काउच, ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? तो मैं बिल्कुल नई नहीं थी, रिकमेंडेशन के थ्रू गई थी और मैं बहुत एक्साइटेडली उनसे मिली एंड मैं ऐसी बात कर रही हूँ जनरली एंड मैं बोल रही हूँ सर मेरे लिए कुछ देखिएगा ऐसे वैसे। हाँ, नहीं लड़कियाँ आती रहती हैं ऐसे करती हैं। देन ही वाज ट्राइंग टू किस। अपनी फैमिली को मिडिल क्लास फैमिली भी नहीं बोलूँगी, मेरी फैमिली बिल्कुल बॉर्डर लाइन पॉवर्टी टच वाली फैमिली थी। रूम होता था हमारा, रेंट पे हम लोग रहते थे 5 लोग एक रूम में, छोटे से रूम में, इससे भी छोटा रूम होता था एक्चुअली। जेनिफर लोपेज और सुनिधि चौहान को बहुत फॉलो करती हैं, तो आर दे योर रोल मॉडल्स? यस दे आर एक्चुअली। हाउ यू टेक दिस? सुनिधि चौहान तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज आप लोग उनको एक दीवा के उसमें देख रहे हो और सुनिधि शी इज अ बिग नेम बट शी डिजर्व्स एवरी बिट ऑफ इट। वो मेरे को जिस स्टूडियो में लेके गए थे वो मिलिंद गाबा का स्टूडियो था और मिलिंद गाबा वाज रिकॉर्डिंग मी। तो हम लोगों ने 3 गाने रिकॉर्ड किए थे। एक था वो जरा जरा टच मी। यू नो नेपोटिज्म इतना ज़्यादा होता है और उन लोगों का तो जो लेवल है फॉर दीज ब्रांड्स एंड एवरीथिंग इज टू मच, तो उस नेपोटिज्म को आपने कभी फेस किया और इनकी वजह से आपके साथ प्रॉब्लम्स हुई? ये जो नेपोटिज्म वाले लोग हैं उनको तो ये सारा स्ट्रगल ही नहीं करना, उनको तो घर भी सॉर्टेड है। मेरे पास में कॉल आया इंडियन आइडल से, ओके हम मैम हम चाह रहे हैं कि आप इंडियन आइडल में आए। मैंने कहा कौन ऑडिशन की लाइन में लगे? नहीं मैम आपको लगने की ज़रूरत नहीं है, आपको हम डायरेक्ट टॉप 10 में डालेंगे। मैंने कहा लेकिन कैसे डालेंगे? तो वो बोल रहे हैं कि हम जो म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना चाहता है, सिंगिंग करना चाहता है, एक्टिंग करना चाहता है, उनके लिए एक आप मैसेज बताएं। दिल से वीक इंसान है ना, तो प्लीज़ मत आइएगा। Hey guys, welcome back to our show Coffee and Filter. जितने भी हमारे गेस्ट आए हैं अभी तक कहीं ना कहीं आपने उनको इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया वगैरह में ज़रूर देखा होता है। Today also we have a very special guest. There are some women, those who are unheard. Their stories are unheard. मुंबई में दुनिया काम कर रही है। हर लड़की की इच्छा होती है वो मुंबई जाके सेटल हो जाए और एक बड़ी स्टार बन जाए। उसी एक सपने से जो आज की हमारी गेस्ट हैं, वो भी उसी सपने से मध्य प्रदेश ग्वालियर जैसे शहर से उन्होंने मुंबई का सफ़र तय किया था। बहुत ही अच्छी महिला हैं और आई मस्ट से शी इज़ अ यंग स्टार, और सिर्फ स्टार ही नहीं है, शी इज़ अ वेरी गुड हार्ट। बिकॉज बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास पैसा तो होता है लेकिन दिल नहीं होता। उस दिल में आप हमेशा वो करते हो कि जो आपको सोसाइटी के लिए करना चाहिए। तो जितनी भी इनकी इनकम आती है ना, उसका 20% शी गिव इट टू अनप्रिविलेज्ड सोसाइटी। शी इज़ अ पारी गर्ल। आपने ज़रूर सुना होगा इनको, कहीं ना कहीं डीजे ब्रावो के साथ जब ये आई पार्टी शो में तो सारी दुनिया इनको जानने लगी, बट इनकी स्टोरी, उसके पीछे भी कुछ हो रहा है। सो आज हम वेलकम करते हैं शिवांगी शर्मा को ऑन आवर शो कॉफी एंड फिल्टर। थैंक यू सो मच शिवांगी दैट यू हैव कम ओवर हियर, ट्रैवल्ड फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। या थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ दिस। क्योंकि मैं चाहती हूँ हम जो हमारा ये शो है कॉफी एंड फिल्टर, हम उनमें, क्योंकि जनरली जो पॉडकास्ट चल रहे हैं वो ऐसे चल रहे हैं कि आप बड़े गेस्ट को लेकर आओ और आप एकदम से खुद ही लाइमलाइट में आ जाओ। बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमें अनहर्ड स्टोरीज, जो एक चैलेंज से लोग मुंबई शिफ्ट होते हैं, वो हम आपसे आज डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपने ग्वालियर से मुंबई का सफर तय किया था। जर्नी है, बहुत लंबी जर्नी। अबाउट योर जर्नी, हाउ ऑल इट स्टार्टेड। हाँ, तो स्टार्ट कैसे हुआ कि बहुत छोटी सी, मतलब मैं अपनी फैमिली को मिडिल क्लास फैमिली भी नहीं बोलूँगी, मेरी फैमिली बिल्कुल बॉर्डर लाइन पॉवर्टी टच वाली फैमिली थी। जिसमें मॉम मेरी टीचर थी। जब से मैंने होश संभाला, शायद मैं 2 साल की थी, तब से मम्मी ने टीचिंग करना स्टार्ट किया पहले। एंड पापा भी एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट थे। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई है मॉम के, ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग 3 सिबलिंग्स हैं। तो हमारी जो भी मम्मी की जो भी सैलरी होती थी वो हम तीनों बच्चों की एजुकेशन में चली गई। एंड एक और प्लस पॉइंट था कि आप जब सेम स्कूल में टीचर होते हो जिसमें बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो हमारे साथ तो हुआ ऐसा कि 3 बच्चों में से एक बच्चे की फ़ीस जाती थी, 2 की माफ़ हो जाती थी।
फिर जब बड़े भैया ने ऑलरेडी अपना 12th प्लस कर लिया वहाँ से, तो 2 बच्चों में से एक की होती थी, एक का फ्री हो गया। फिर एक बच्चा बचा जिसका सब कुछ फ्री हो गया, ओनली बोर्ड फीस जा रही है, तो सारा सब कुछ ऐसे हो गया। तो बहुत छोटी एक वो जो दायरा था बहुत छोटा था। एक रूम होता था हमारा, रेंट पे हम लोग रहते थे, और 5 लोग एक रूम में, छोटे से रूम में, इससे भी छोटा रूम होता था एक्चुअली। तो किचन भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक रूम में ज़िंदगी चली है। और ऐसा नहीं था कि सिंगिंग कोई ऐसे ओवरनाइट नहीं होती है। मैं गाती बचपन से थी, लेकिन मेरी मम्मी मुझे गाने नहीं देती थी, क्योंकि वो कंजर्वेटिव फैमिली हो गई बहुत ज़्यादा। वो बोलती थी नहीं नहीं हमारे यहाँ ये अलाउड नहीं है, क्योंकि नाना जी बहुत कंजर्वेटिव थे। तो ये सारे मतलब नहीं, तुम कोई भी प्यार मोहब्बत दिल विल का गाना नहीं, नाना जी को इम्प्रेस करने के लिए सिर्फ भजन गा सकते हो। तो जो भी माता रानी के भजन होते थे, ये होते थे, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ वो भी जब आप समर वेकेशन में नाना जी के यहाँ जा रहे हो, वो सिर्फ तब गाना अलाउड है, अदरवाइज नहीं है। तो क्या होता था कि ये सब कुछ तो हो रहा था, लेकिन जब भी हम स्कूल की प्रेयर में खड़े होते थे, जैसे होता है ना कि एक आपने 3-4 बच्चे लड़कियां असेंबली में जब 3-4 लड़कियों को खड़ा कर देते हैं, तो उनमें से एक की आवाज थोड़ी सी सुरीली होती थी और 2-3 की नहीं होती थी, वो पीछे खड़े हो जाते हैं। हाँ, लकीली नहीं, मेरे यहाँ तो चारों एक लाइन में खड़े होते थे। तो क्या हुआ कि फिर बहुत सारी जैसे नई टीचर्स आती थी, पुरानी वाली तो बोल बोल के थक गई थी मम्मी को। जब कोई नई टीचर आ रही है, तो वो मम्मी को बोल रही होती थी कि मैम आपको पता है ना ये अच्छा गाती है। तो मम्मी बोलती थी हाँ हाँ ठीक है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं नहीं मैम, बड़ी बात है, आप उसको सीरियस नहीं ले रहे हो। आपको, हमें ऐसा लगता है कि आपको इसको ना क्लासिकली ट्रेनिंग करानी चाहिए, और आप गलत कर रहे हो, आपको नहीं पता है, क्योंकि इतने बच्चे टैलेंटेड नहीं, काश हमारे बच्चे टैलेंटेड होते तो हम तो उनको ऐसे करके क्लासिकल ट्रेनिंग करवाते थे और कुछ भी। और मम्मी ऐसे करके नहीं हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता। और मम्मी ये भी चाह रही थी कि मेरे सामने कोई ये सारी बातें ना करे, क्योंकि फिर मैं थोड़ा सा उस पर आ जाऊंगी, नॉट दैट, मैं मम्मी को थोड़ा पुश करने लगूंगी, मम्मी प्लीज करा दो ना, मम्मी प्लीज, तो ये सब भी होगा। तो मम्मी ये बिल्कुल मेक श्योर करती थी कि कहीं से कहीं तक मैं ना सुनूं और मैं ये सारी बातों से दूर रहूं और सब कुछ। तो माँ को लगता है हमेशा कि बच्चा टीचर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, सॉर्टेड जॉब रहे। मेरी मम्मी का तो बहुत फिक्स था कि क्योंकि हमारे स्कूल में भी जनरली क्या होता था, जो लड़कियां 12th वहीं से पढ़ के जाती थी वही टीचर बन जाती थी आके 16-17 साल पे, 15 साल पे, और थोड़ी सी, और अगर थोड़ा सा एज हो गया उनका तो मेरी मम्मी के माइंड में भी बहुत फिक्स था कि इसी स्कूल में आके ये टीचिंग कर ले और 2-4 ट्यूशंस पढ़ा ले और हो गया, उसके बाद में हम इसकी शादी करा देंगे 17-18 साल पे, और फिर अपने घर जाओ, जो कर रहे हैं वहाँ करो, और वही सब जो होता है मेरे ख्याल से शायद। तो यही सब कुछ मम्मी ने डिसाइड किया हुआ था। तो अब जैसे तैसे करके, क्योंकि शायद मम्मी सेम स्कूल में टीचर थी और हम लोग, मेरे ख्याल से हम लोग पढ़ने बहुत जल्दी बैठ गए थे। तो क्योंकि मम्मी के साथ जाना है, तो फिर छोटे भाई को 6 महीने, छोटा भाई 6 महीने का था, मैं 2 साल की थी, तो हम लोग तब से स्कूल बड़ा जल्दी, जैसे जनरली मुझे लगता है बच्चे शायद 4 साल की उम्र से जाना स्टार्ट करते होंगे। अब तो 3+ है, जो एक क्राइटेरिया रहता है वो 3+ का होता है। तो हमारा 2 से स्टार्ट हो चुका था। तो इसलिए बड़ा फास्ट स्टडीज कंपैरेटिवली जो होता है वो हो गया। एंड कुछ 1-2 क्लासेस जंप भी हुई, वो इसलिए क्योंकि आई वाज गुड इन स्टडीज। जंप मतलब जैसे आपने क्या किया कि आप 4th स्टैंडर्ड में हो और टीचर ने बोला कि मैम आई थिंक ये मतलब ये तो बहुत जल्दी मुझे लगता है कि ये 6th क्लास भी इजीली कर सकते हैं, इसको 5th अगर आप स्किप भी करा देंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये पिकअप कर लेगी उसको। तो हमने 1-2 मेरे उस टाइम पर ऐसा पॉसिबल हो सकता था, तो मेरे केस में तो मैंने किया भी ऐसा। तो इसलिए बड़ी जल्दी से पढ़ाई खत्म हुई। उसके बाद में मैं तो 15 से मैंने अपना जॉब करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि when you were 15 years you started your job in Gwalior? yes. तो मैं बहुत लंबी स्ट्रगल है मेरी भी, क्योंकि पहली बात तो क्या होता था कि मम्मी जाने नहीं देती थी। मम्मी बोलती थी, लेकिन हम लोगों ने क्या किया था कि क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि हम लोग एक रूम में रहते थे, 5 लोग रहते थे। फिर पापा ने थोड़ी सी एक हिम्मत करके पापा ने एक घर खरीदा। अब घर खरीदा तो लोन आ गया तो हम सब लोगों के लिए बहुत, आई थिंक वो टर्निंग पॉइंट था शायद हम सब लोगों के लिए, कि उसके बाद से घर में बहुत ज़्यादा फाइट्स भी स्टार्ट हो गई, क्योंकि जब फाइनेंशियल फ्रस्ट्रेशन होता है तो वो एक अलग ही लेवल का होता है कि जब नहीं था तो हमने क्यों ले लिया, ऐसे वैसे वो सब चालू था। एंड वो सब ना मेरे माइंड पे बहुत इम्पैक्ट करता था, क्योंकि जब ये सब आपके आसपास चल रहा होता है तो आप पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे। और मैं
अच्छी स्टूडेंट थी, मतलब मैं 80% प्लस वाली स्टूडेंट थी, तो सब लोगों की एक्सपेक्टेशन स्कूल में भी जब मैं जाती थी तो मुझसे ऐसी होती थी, अरे शिवांगी तो इस बार टॉप करेगी। अंदर से मैं जानती हूँ कि हमारे घर में क्या चल रहा है, बट यू कैन नॉट इवन ब्रिंग दैट थिंग आउट। तो वो सब कुछ बहुत अंदर मेंटल इम्पैक्ट करता था। लकीली 15 हो गया, अकाउंटेंसी ली हुई थी मैंने, 12th पास किया, एंड देन उसके बाद में मैंने डिसाइड किया कि कोरेस्पॉन्डेंस ये कर लेती हूँ, एंड देन मैं जॉब सर्च करना स्टार्ट करती हूँ। अब जब सर्च करना स्टार्ट करती थी तो मेरी एज 15 थी, अब 15 पे कोई जॉब देता नहीं है, तो मुझे बहुत मुश्किल होती थी कि मैं साइकिल से जाती थी। मैंने एक दिन में 40 किलोमीटर साइकिल चलाई है, क्योंकि इतने पैसे नहीं होते थे कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से जाएं या कुछ भी, तो मतलब ऐसा था कि घर से जाके आपको साइकिल से जाना है और साइकिल से आप ये करके लंबा सफ़र। तो जैसे तैसे बहुत हाथ पैर जोड़ के सर को, मतलब जिसके पास भी जॉब लेने जाती थी कि सर वो मेरी एज ज़्यादा है सर, वो तो क्या है ना कि ऐसे, मतलब मैं जनरली लड़कियां अपनी एज छुपा रही होती है, मेरे केस में उल्टा होता था। शो इट दैट मैं 18 साल की हूं, मुझे जॉब दे बस मेरा 18 टच होने वाला है सर, तो प्लीज़ आप मुझे और सर प्लीज़ एक मौका तो दीजिए, ऐसे करके। तो मैं बहुत मुश्किलों से ये मौके ले रही होती थी, और मौके लेते जैसे ये जॉब हो गया, फिर अपनी स्टडी भी, क्योंकि सिर्फ एग्जाम्स देने जिस तरीके से मैं शिवांगी को समझ पा रही हूँ, मेरे को ऐसा लगता है वो कहीं ना कहीं ग्वालियर की जो गलियों की जो जॉब्स रही होंगी, उसमें सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं मिला होगा। सेटिस्फेक्शन तो नहीं था, लेकिन मेरा मोटो तो सेटिस्फेक्शन था ही नहीं ना। मेरा मोटो तो सिर्फ घर पे पैसे लेकर आना था, जिससे हमारा EMI चला जाए। अब लेकिन परेशानी ये थी कि मुझे लगता है कि आई थिंक मैंने शायद 1500 से स्टार्ट किया था और EMI थी 3000, तो वो तो नहीं सॉल्व हो पा रहा था प्रॉब्लम। अब क्या हुआ, जैसे आपने 2 महीना 1500 पे किया, फिर शिवांगी जो आप बोल रहे हैं, फिर वो एम्बिशियस शिवांगी आ रही थी। एम्बिशियस मतलब मुझे ना हर 2 महीने में ग्रोथ चाहिए थी, मुझे चाहिए था कि ये तो नहीं, इससे काम नहीं चल रहा है। तो 1500 को 2000 कैसे करना है, अब स्किल्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे 2000 वाले। तो वो मैं हर चीज़ वो करना स्टार्ट कर देती थी कि अच्छा मुझे इस पे ध्यान देना है, अब मुझे इस पे ध्यान देना है, कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देना है, इंग्लिश को बेटर करना है, क्योंकि छोटे शहरों में अच्छी इंग्लिश होना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एंड मैं तो कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी भी नहीं हूँ, तो मतलब एक हिंदी मीडियम, टिपिकल हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, तो और ज़्यादा मुश्किल थी ऐसे केस में। सो अब उसको धीरे धीरे करके, ठीक करके, पढ़ाई करके, और कैसे अच्छे से कर सकते हो ये सब कुछ करके, लोगों से कम्युनिकेट करते करते कोशिश करती थी कि अच्छा इंग्लिश में तो बहुत टूटी फूटी इंग्लिश होती थी। पहले तो लोग बहुत मजाक भी उड़ाते थे, ऐसा नहीं है, बुली भी बहुत हुई हूँ मैं इन सारी बातों पर। अपने फ्रेंड सर्कल में ही होने लग जाता है इंसान। मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई इसलिए बुली नहीं करता क्योंकि सब मैं उन सब में सबसे अच्छी स्टूडेंट थी, तो इसलिए मेरे सर्कल में वो तो नहीं हुआ है। लेकिन जब मैंने बाहर की दुनिया में कदम रखा तो मेरे लिए वो बुलिंग बहुत बढ़ गई, क्योंकि फिर मैं वहां पर अपने मैं अच्छी स्टूडेंट और वहां से कोई मतलब नहीं है। फिर आप वो गरीब लड़की थे, वेरी कॉम्पिटिटिव, या फिर आप वो गरीब लड़की आ जाते हैं कि अच्छा जिसको काम की जरूरत है, और फिर लोग आपको बुली करना स्टार्ट करते हैं। एंड बहुत बार मेरे वर्क प्लेस पर मेरे साथ ऐसा होता था कि जहाँ एक बार मुझे अच्छे से याद है कि मैं जहाँ पर जॉब करती थी वहाँ पर सारे सिंधिया स्कूल के बच्चे आते थे, फोर्ट वाला जो सिंधिया स्कूल है, और वो सबसे पहले आके इंग्लिश क्रैक करते थे, और मैं उनकी शक्ल की तरफ देखती थी क्योंकि मुझे वो समझ नहीं आता था कि वो बोलते क्या हैं। और जो मेरे बॉस थे वो भी अब्रॉड स्टडी करके आए हुए थे, तो रख तो उन्होंने मुझे लिया, क्योंकि उन सब में जो लोग उनके पास में जितने लोग आते थे उनमें तो मैं ठीक ठाक थी ही। लेकिन जब वो लोग बोलते थे, जब स्टूडेंट्स आते थे और वो बोलते थे वी नीड दिस, एक्चुअली वी नीड दिस पिज़्ज़ा, एंड I had no clue what are they talking about, and my boss used to be like, freak, तुम पढ़ती क्यों नहीं हो, तुम्हें सीखना क्यों नहीं आता है। एंड वो ऐसे वो बुलिंग बहुत हुई है, और मैं कैसे सीखूं, क्योंकि मैं तो सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक जॉब पर ही हूँ। मेरा तो मतलब जॉब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट, मैं तो सिर्फ घर पे सोने के लिए जा रही हूँ। तो वो ऐसे सिचुएशन में बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था, बहुत रोना भी होता था, क्योंकि काउंटर के पीछे जाके रो रही होती थी। आई वॉज जस्ट अ किड ना, 16 एंड हाफ, तब से धीरे स्टार्ट करते करते धीरे धीरे, तो आई यूज्ड टू क्राई अ लॉट कि मुझे बेइज्जती से बहुत डर लगता था, बेइज्जती से बहुत प्रॉब्लम होती थी, और जितना डर लगता, सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाती है, बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आती थी। और महिलाओं के साथ वैसे भी ये ज्यादा हो जाता है थोड़ा। एक तो देखो वैसे भी फीमेल्स, मुझे लगता है कि एक तो इस बात से स्ट्रगल कर रही होती हैं, क्योंकि फैमिली से बहुत स्ट्रगल हो रहा होता है कि उनको इस बात पे कि अरे तुम तो 11 बजे तक काम करती हो, मतलब कुछ तो गलत चल रहा होगा। अब क्या ही समझाया जा सकता है कि क्या गलत, आप ही आ जाओ मेरे काम पर, आप ही देख लो। लेकिन दुनिया क्या कहेगी, पड़ोसी क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो सारी चीज़ों से आप ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हो। ऑन टॉप
ऑफ दैट जितने कॉलोनी के लड़के हैं उनके लिए तो उनको ये लग रहा है जब ये लड़की बाहर जाके काम कर सकती है, शी इज अवेलेबल। मेरा तो नंबर बट रहा होता था लड़कों में आपस में, लिटरली आई एम टेलिंग यू। मतलब वो ऐसे लिटरली मेरे पास में कॉल्स आ रहे होते थे और वो ये बोलते थे कि हाँ कितना लेगी, आर यू सीरियस? आई एम टेलिंग यू, आई हैव फेस्ड इट ऑल। एंड मैंने बोला जी भैया क्या बोल रहे हैं आप, और मैं बहुत नाइव थी, मुझे तो पता ही नहीं था दुनिया इतनी नेस्टी है। एंड आई वाज लाइक जी भैया क्या कह रहे हैं आप, अरे यार नाटक मत करना, बताना कितना लेगी, तेरा नंबर मिला है कहीं से, तू काम करने जाती है ना, तो काम करने जाती है मतलब तो तू घर से, अगर कोई भी लड़की अगर घर से बाहर निकल रही है मतलब शी इज अवेलेबल, ये बोला जाता था मुझे। लिटरली मैंने ये सब सुना और मैं कमरे में जाके रो रही होती थी क्योंकि मैं मम्मी को अगर बताऊंगी तो वो फिर वो मेरा सब कुछ छुड़वा देंगी। हाँ कि मतलब हमें पैसे वैसे नहीं चाहिए, हमें तुम नहीं घर बैठो और तुम हमारी अपनी तो शादी इज्जत दांव करो पे लग रही है, ऑल दैट, वो तो यू नो दैट राइट। तो वो सब होने वाला है। तो वो सब मैं जब सुन रही होती थी तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था कि मतलब एक लड़की का काम करना इतना मुश्किल है, वो भी कितना हार्ड। मतलब तुम सारे के सारे अय्याशियां मार रहे हो यहाँ पे बैठ के, एक लड़की इतनी छोटी उम्र पे जाकर साइकिल से सुबह लेती है, साइकिल उठाती है, अपने काम पे जाती है, फिर उसके बाद में 1 घंटा साइकिल चला के घर पे आती है। तो वो स्ट्रगल जो था ना वो किसी को देखना ही नहीं था, क्योंकि वो ब्लाइंड है ना कहीं कैसे देख लें। तो ये सब जब हो रहा होता था तो मैं बहुत सारी चीजों से जूझ रही थी। एक तो घर की फाइट से, ऊपर से आपको पैसे भी कमा के लाने, ऊपर से ये जो लड़के सोसाइटी, बिल्कुल जो ये लड़के जब आपके ऊपर वो जो कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं वो एक अलग चल रहा है, सब कुछ और जब आप काम पे जाते हैं तो बॉस का जो वो चालू हो जाता है कि आपको इंग्लिश ठीक से नहीं आती, आपको ये ठीक, काम में आप बहुत अच्छे हो, काम में मुझे कोई बीट नहीं कर सकता था क्योंकि मैं अपने काम में एक्सट्रीमली सिंसियर थी। तो मेरा नाम ना रेकमेंड होता था लिटरली कि अगर सिंसियर, अगर तुम्हें किसी चीज की सिंसियरिटी चाहिए तो इस लड़की को बुलाओ, ऐसा हो रहा होता था। क्योंकि होमवर्क करके जाना, ये करना, अगर काम पे भी मैं देख रही होती थी तो मेरे बॉसेस मुझसे बहुत खुश होते थे। अपार्ट फ्रॉम माय इंग्लिश उन्हें और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और सारी चीज़ें सॉर्टेड थी। सो धीरे धीरे करके मैंने उस पर भी काम करना स्टार्ट किया। फिर मैंने सोचा कि अच्छा एक काम करती हूँ, 1 आध महीने का सबैटिकल लेती हूँ, और अब तक जो छोटा मोटा, क्योंकि सेविंग तो होती नहीं थी, मैं तो जो भी आता था मम्मी को पकड़ा देती थी, EMI चली गई, बस हो गया काम। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ना कुछ एक कॉल सेंटर की ट्रेनिंग या कुछ करती हूँ, जिससे क्या होगा कि उसके बाद में मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक होंगे। बिकॉज़ दैट वाज द ट्रेंड, जब कॉल सेंटर वाज वेरी वेरी ट्रेंडिंग, लोग गर्ल्स भी इनफैक्ट अपनी इसमें जॉब में जाना शुरू हो गई थी, क्योंकि यहाँ पैसे भी अच्छे मिलते थे, आपके कम्युनिकेशन भी बेटर हो जाती थी। वो मेरा तो मेन टारगेट ऑब्वियसली दोनों ही था। सो जैसे तैसे मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर धीरे धीरे करके ध्यान दिया, एंड देन फिर मैंने विद इन लाइक 15-20 डेज एक इंटरव्यू था, वो क्रैक हुआ, दिल्ली में था। अब प्रॉब्लम ये कि दिल्ली में कैसे जाया जाए, ग्वालियर से दिल्ली। तो लकीली हमारी एक एक मम्मी की साइड की कोई एक कजिन सिस्टर या कुछ तो थी मेरे ख्याल से, उनके घर पे मैं रही, बट वहाँ से मेरा जो वर्क स्टेशन था वो 2 घंटे की दूरी पर थी। ओह, दिल्ली में okay. तो वो रहती थी शायद उस टाइम पर बदरपुर बॉर्डर, जो अपने आप में एक अजीब जगह थी, बिल्कुल ही अलग। और मेरा जो कॉल सेंटर था वो हौज खास पे था, तो बिल्कुल ही अलग हो गया, डायगोनली ऑपोजिट हो गया। तो वहाँ से लेके यहाँ तक जब मैं आती थी तो मुझे DTC में ट्रैवल करना होता था, और मैं छोटी शहर से थी तो हमने कभी, मतलब मैं तो साइकिल से जाती थी। नहीं तो बट आपको तो वो जो ग्वालियर से दिल्ली का जो सफर रहा, मतलब दिल्ली तो आके आपको सेलिब्रिटी वाली जगह लगने लगी होगी, बिकॉज यहाँ पे तो बहुत ही फैशन ट्रेंड्स, क्योंकि आप वहाँ से आ रहे हो, यहाँ पे फैशन ट्रेंड्स होते हैं, यहाँ पे आपको जज किया जाता है। जनरली दिल्ली के लिए बोला जाता है कि यहाँ पे पीपल आर वेरी जजमेंटल, ठीक है। मुंबई के लिए जबकि थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। तो दिल्ली में जब आप आए तो जो आपको आपका अटायर रहा होगा, आपकी प्रॉब्लम्स रही होगी, आपकी कम्युनिकेशन, उसमें आपने फेस तो कुछ प्रॉब्लम्स की होंगी। कुछ नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। सबसे पहले तो हर इंसान, क्योंकि मेरे पास में सलवार कमीज ही होते थे और मुझे घर में वही पहनना अलाउड होता था, तो हर कोई मुझे विलेजर की नजर से देख रहा होता था। दिल्ली में आने के बाद में हर लड़की, अरे वो गाँव की लड़की आई है ना, वैसे करके होता था, लिटरली वो होता था। तो अब एज आई टोल्ड यू कि लाइक एक जब आप एक सेंसिटिव इंसान होते हो तो आपको हर बात चुभ रही होती है, बट अब कितना ही चुभा लोगे यार, ये सब तो फेस कर ही रहे हो। तो DTC से जब ट्रैवल हो रहा होता तो जो हम बात कर रहे होते हैं कि हैरेसमेंट होता है, मैंने सब फेस किया है, मैंने सब कुछ फेस किया है। एंड मुझे ये समझ नहीं आता था कि ये चल क्या रहा है, क्योंकि मैं इतनी छोटी थी कि मेरे अंदर इतनी समझ, आज एक सोशल मीडिया का जमाना है जिसमें आपको सारी चीजें, जब आप 13 साल की बच्ची भी वो सोशल मीडिया पे रील्स देख रही है कि
अच्छा हैरेसमेंट ये होता है, ये होता है। हमारा जब हमने स्टार्ट किया था तो वो सब नहीं था। और घर अगर बता नहीं phones सकते कि थे भी आपके थे, साथ ये नहीं बता प्रॉब्लम्स हो सकते। रही हैं क्योंकि आपको वापस बुला लिया नहीं, जाएगा। बात वो भी नहीं है। बात ये है कि आपके पास में इतने पैसे ही नहीं है कि घर वालों को आप रोज करके, आप जब फोन कर रहे हो ना घर वालों को, तो वहां पर एसटीडी पर देखकर फोन कर रहे हो कि हाँ सब ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, नहीं मम्मी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ ठीक है चलो अब मैं रखती हूँ, अब मैं अगले हफ्ते फोन करूंगी, ये होता था। तो आप प्रॉब्लम्स क्या ही बता, और प्रॉब्लम्स अगर बताओगे भी तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो घर पे फिर से बुला लेंगे। तो अब जैसे तैसे करके ये सारी चीजें हुई। अब आता है एक मेन पार्ट जो हम हैरेसमेंट की बात करते हैं। तो क्या हुआ, अब आप देखिए ये भी इतना ट्विस्टेड था कि मेरे साथ में क्या होता था कि मैं अपने पैसे बचाने के लिए, जैसे एक जगह से एक जगह तक तो 10 रुपए की टिकट हो गई कि आपने वो 10 रुपए दिया तो वहां से वहां तक। अब जो छोटी छोटी जगह थी जहां पर 2-2, 3-3 किलोमीटर का डिस्टेंस होता था, तो 2 रुपए 3 रुपए बचाने के लिए मैं पैदल चला करती थी, सुबह भी शाम को भी। तो मेरा जो कॉल सेंटर था आई थिंक वो 9 बजे से स्टार्ट होता था और शाम को 7 बजे तक था। सपोज अगर 9 बजे स्टार्ट हुआ है, अब मैं चल रही हूँ, एम्स क्रॉस कर रही हूँ। सबसे पहले तो क्या होता था कि वहाँ पर एम्स पर बहुत सारे लोग बोलते थे, अरे हमारे ये चाचा जी अंदर एडमिट हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, प्लीज़ कुछ पैसे दे दो, प्लीज़ ऐसे हो जाएगा। कमिंग फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, मुझे लगता था कि सब तो सीधे ही है दुनिया में। मुझे तो लगता था दुनिया में कनिंगनेस है ही नहीं। तो मैं क्या करती थी, जैसे सपोज मेरे पास में 20 रुपए पड़े हुए और मैं 10 रुपए उनको दे देती थी। मुझे नहीं पता था कि ये लोग सिर्फ फेक कर रहे हैं। अब मैं आके अगले दिन फिर देख रही हूँ तो मुझे वो फिर से नजर आ रहे, वही सेम लोग फिर दूसरे लोगों के साथ में बात कर रहे हैं। तो मेरा दिल टूटता था कि यार ये क्या है, मैंने तो अपनी इतनी हार्ड अर्न मनी जो मेरे पास में थी भी नहीं ठीक से, मेरे को तो अभी सैलरी भी नहीं मिली और मुझे पता भी नहीं सैलरी कब मिलेगी, और मैंने तो आप इनको अपना पैसे दे दिया, अब मैं कैसे मैनेज करूंगी। ऑन टॉप ऑफ दैट क्या होता था, जब वापसी की बारी आती थी, शाम के टाइम की बारी आती थी, तो जब मैं पैदल, फिर से सुबह भी पैदल शाम को भी पैदल आप चल रहे हो, तो आप देख रहे हो कि एक कदम चला एक बाइक आके रुकी, दूसरी कदम चला दूसरी बाइक आके रुकी। तो इनिशियली मुझे लगता था कि दुनिया इतनी खूबसूरत है कि ये मुझे कोशिश कर रहे हैं कि बैठो हम तुम्हें लिफ्ट दे देते हैं। तो मैं बोलती थी सिचुएशन हैरेसमेंट की तरफ जा रही था वही, लेकिन मैं इतनी इनोसेंट थी कि मुझे लगता था कि दुनिया इतनी अच्छी है कि वो मुझे लिफ्ट देने की कोशिश, क्योंकि हमने कुछ एक मूवीज में बचपन में देखा था कि ऐसे करके लिफ्ट दे रहे होते हैं, मतलब वो उसको ड्रॉप कर देते हैं, तो ये बहुत कॉमन लगता था हमें। अब जब मेरे साथ ये हो रहा था तो मुझे क्या लगता था, और मैं बहुत इनोसेंटली बोलती थी, नहीं भैया आपको अलग जाना होगा, मुझे वहां नहीं जाना है। और मैं इतनी सीधी सादी तरीके से उनको ये बात बोलती थी। तो एक ये बातें मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि वो लोग 2-3 मिनट तक खड़े होते थे, उनका जो वो होता है, वो जो हेलमेट जो होता है, हेलमेट लगा के रखते थे। मैं ना उनकी शक्ल देख पा रही हूँ, थोड़ी देर के बाद में वो चले जाते थे, कोई बात नहीं, 1 होता था, 2 होता था, 3 होते थे, 15-20 किस्से एवरी सिंगल डे के किस्से थे। एक बार क्या हुआ कि एक बार एक गाड़ी आके रुकी, मतलब बहुत टूटी फूटी सी 800 टाइप्स थी, वो आके रुकी, उसमें ऑलरेडी 5 लड़के बैठे हुए थे और मैं चल रही हूँ और 5 लड़कों में से एक लड़का जो ड्राइविंग सीट पर था, वो मुझे बोलते हैं, ए चलेगी क्या? मैंने कहा भैया आप तो ऑलरेडी 5 लोग हो, मैं आपके साथ कहाँ बैठूंगी? बोलते नाटक क्यों कर रही, चल बताना चलेगी कि नहीं चलेगी और कितना लेगी। वो मेरी लाइफ का पहला दिन था ऑलमोस्ट 1 महीने में, कि जब मुझे एक वो जो बत्ती जलती है ना, आपकी ट्यूबलाइट जलती है ना, कि आपको समझ में आया कि आप जो समझ रहे हो ये वो नहीं है, ये कुछ और है। एंड आई वॉज क्राइंग ऑन द रोड्स, लिटरली मैं बैठ के रो रही थी कि यार ये क्या दुनिया है, मैं तो कुछ और समझ रही थी, मेरी फैमिली ने तो मुझे बताया कि दुनिया बहुत इनोसेंट है, आप किसी के साथ गलत नहीं करोगे तो कोई आपके साथ गलत नहीं करेगा, ये क्या चल रहा है ये। मतलब दिल्ली वाज नॉट सेफ फॉर यू। सेफ तो मतलब सपोज अगर मैंने किसी के साथ में अगर मैं चली जाती तो फिर मेरे साथ क्या हो सकता था। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं उनसे बोलती थी नहीं भैया आपको अलग जाना होगा, मुझे अलग जाना है, तो हमारा रास्ता अलग अलग होगा, ये होता था। वो तो पहली बार मेरे साथ था जब वो 5 लड़के मैंने देखे, और जब एक ने ऐसे करके बोला तो वो हंसते हुए चले गए, वो मेरे साथ में पहली बार ऐसा था कि मुझे, और मैं उसके बाद में मैं अपने आप से क्वेश्चन करते हुए फिर मैं कुछ नहीं बोलती थी, फिर मैंने ऐसे दुपट्टा ढकना स्टार्ट कर दिया, फिर मैं अपना जो एक लड़की जो नॉर्मल जा रही है फिर उसने और दुपट्टा ढकना स्टार्ट कर दिया कि भाई जिससे शक्ल भी दिखाई ना दे, क्योंकि सलवार कमीज तो पहनी रखी है और सूट वो स्वेटर भी पहन रखा है, पूरा ढक लिया, बस आपने अपना लिया पूरा ढक के, अब आप चल रहे हो, बस अब कोई भी आ रहा है ना तो आप कुछ देख ही नहीं रहे हो, अब आप ऐसे करके चल रहे हो, अब एक स्टैचू बन जाते हो। स्टैचू बन गया, मैं स्टैचू ही बन गई थी बिल्कुल। इतना स्ट्रगल टाइम भी आपने देखा, आपने जॉब स्टार्ट करी,
पहले ग्वालियर में और फिर दिल्ली में, लेकिन सिंगिंग जो आपने मुझे अपना पूरा बताया, आपका जो सफर है 15 से 18 साल का, 20 साल का, उसमें कहीं भी सिंगिंग इन्वॉल्व नहीं थी, कहीं भी नहीं थी, ठीक है। एक आप अच्छा गाती थी जो टीचर्स ने प्रमोट करने की कोशिश की, जिसको दबा दिया गया था। फिर आपका सफर स्टार्ट हुआ मुंबई जाने का। हाउ यू टेक दिस म्यूजिक, यू आर अ सिंगर नाउ, आपने इतने अच्छे गाने तक बनाए हैं, तो वो सफर कैसे स्टार्ट हुआ? सफर ऐसे स्टार्ट हुआ कि देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि गाने तो मैं गाती थी, बचपन से भी गाती थी, मम्मी से चुप चुप के गाती थी। तो ऐसा नहीं था कि मैंने कभी भी, मतलब एक वो, ठीक है, एक फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई थी, वो एक अलग बात है, लेकिन आपने कोई भी गाना अभी सुना है तो आप 2-3 बार में उस गाने को याद कर लेते हो और उसके बाद में उसको प्रैक्टिस करते हो, तो वो चल रहा है, वो सब तो चल रहा था। जब मैं पैदल भी चलती थी तो मेरे गाने अंदर चल रहे होते थे, ठीक है। तो मेरे लिए कुछ ऐसा नहीं था कि हाँ, मेरे पास में रिसोर्सेज नहीं थे कि मैं उस गाने को रिपीट करके उसको सुन सकूं और याद कर सकूं, क्योंकि ना मेरे पास कुछ भी नहीं होता था, फोन होते ही नहीं थे मेरे पास में कि मैं उस फोन को लगा के, क्योंकि आई कैन नॉट एट दैट टाइम, आई कुडंट अफोर्ड फोन। मैं कमा रही थी बट मेरे पास में तो वो तो सारा घर पे जा रहा था ना, तो उस पैसे को जैसे बहुत सारे लोग सेव कर लेते हैं, बट मेरा तो मोटो ही अलग था। तो अब फिर क्या होता था कि ये हुआ, फिर मैंने छोटी मोटी मॉडलिंग असाइनमेंट्स लेना स्टार्ट कर दिए दिल्ली में, क्योंकि हमारे घर की ईएमआई भी ना, मैं जो जॉब कर रही थी ना, नहीं हो पा रहा था। मैं 2-2.5 महीने के बाद में यहाँ से, जब मैंने मेरी फर्स्ट सैलरी मुझे मिली, 2 महीने के बाद मुझे मेरी फर्स्ट सैलरी मिली थी दिल्ली में, दैट कॉल सेंटर। उसके बाद में मेरे एग्जाम्स आने वाले थे, तो मॉम डैड बोले कि बेटा एक काम करो, अब आप घर आ जाओ और ये अब यहीं पे देखना कहीं पे। और मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स कंपैरेटिवली 2-2.5 महीने में ठीक हो गए थे, बेटर थे, बस मतलब आई एम नॉट सेइंग कि वो बिल्कुल ही टॉप नॉच हो गए, बट कंपैरेटिवली बेटर थे। एक बड़ा शहर का एक एक्सपोजर हो जाता है, बस एक वो वाली बात थी। देन उसके बाद में आई वेंट बैक टू माय होम टाउन एंड फिर मैंने वहाँ जाकर फिर से जॉब करना। तो जो जॉब्स पहले मुझे 2,000 की मिल रही थी, अब मुझे 3,500 पर तक मैं आ चुकी थी, 3,500 मुझे मिलना चालू हो गया था। एंड 3,500 मिल के फिर कंपैरेटिवली ये था कि चलो ठीक है कोई। फिर मैं 2 जॉब्स करने लगी। एक जॉब करती थी सुबह 9 बजे से 5 बजे तक, फिर दूसरी जॉब करती थी 6 बजे से 8 बजे तक, न्यूज़ रीडर हो गए और ये सब हो गया। तो फिर वो धीरे धीरे करके ये स्टार्ट हो गया। लेकिन मेरे आसपास के लोगों को ये ठोक ठोक के बताने में कि कोई और काम हो तो मुझे बताना, जो मुझे अच्छी सा, वो मुझे 2 मिनट नहीं लगता था। तो लोगों ने ये बात मेरी बहुत अप्रिशिएट करते थे कि यार ये लड़की काम में बहुत बढ़िया है, हार्ड वर्किंग है, बहुत अच्छी लड़की है, किसी से पैसे नहीं मारती, किसी की जितना आपने 9 बजे बोला है तो ये 8:45 बजे यहाँ पर आ जाती है और अपना काम बखूबी करती है। तो इन सारे मामलों में मेरा कोई तोड़ नहीं था एक्चुअली, अगर देखा जाए तो मेरा नाम फेमस था इन मामलों में। फिर धीरे धीरे करके मैंने ये 3.5 वाली जॉब की, 3.5 भी कम पड़ रहा था ऑब्वियसली। मैं आपकी ना इस बात पे कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हूँ कि जब दिल्ली में भी कॉल सेंटर की जॉब्स मिलती है ना, मिनिमम 10,000 होती है। नहीं थी उस टाइम पे 94। नहीं थी एक्चुअली। मतलब मेरे को ये बात कॉन्ट्रडिक्टली लग रही है। वो इसलिए, वो मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि आप इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स की बात कर रहे हैं और मैं डोमेस्टिक में थी। अच्छा, हाँ, डोमेस्टिक हिंदी हो गया ना, मेरी तो इतनी अच्छी इंग्लिश ही नहीं है कि मैं कैसे चली जाऊंगी इंटरनेशनल। आई थिंक अगर मैं दिल्ली आइड होके अगर मैं बात करूंगी, आपने अगर जॉब भी करी होगी तो 2004 में की होगी, समवेयर अराउंड 2007 में। 2007-8 में, ओके ठीक है। तो नहीं, उतने नहीं था, क्योंकि मेरा हिंदी, मेरे को ये कंफ्यूजन लग रही थी, हिंदी था मेरा, इंटरनेशनल था। आप जो बोल रहे हो वो इंटरनेशनल के लिए एम्प्लॉय होता है, बट नॉट उसमें। मेरी सैलरी आई थिंक 5,200 थी एंड 5,200 ऑल्सो इन 2 months। सो देन वहाँ पर फिर मैंने डबल जॉब्स करना स्टार्ट किया। वो भी मुझे नहीं लग रहा था कि काम हो पा रहा है इतने में भी, क्योंकि फिर जो EMI, एक पर्टिकुलर EMI थी 3,000 थी, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने के चक्कर में और 4,000 पहुँच गई। तो अब वो जो पैसे आप पहले कमा रहे थे वो पैसे कम नहीं सफिशिएंट हो रहे हैं। फिर मैंने धीरे धीरे करके ये छोटे छोटे मॉडलिंग असाइनमेंट्स दिल्ली में लेना स्टार्ट किए। तो वो पर मॉडलिंग असाइनमेंट मुझे, जैसे ज्वेलरी का मॉडलिंग असाइनमेंट हो गया, साड़ी का मॉडलिंग असाइनमेंट, वो पर असाइनमेंट मुझे 2,000 रुपीज मिलते थे। तो सपोज अगर मैं अनदर लेवल, हाँ, वो लालच दिखने लग गया। नहीं, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि मैं 30 दिन काम कर पा रही थी, क्योंकि 30 दिन काम नहीं कर सकते थे। वो 60,000 तो नहीं पॉसिबल है। वो होता था ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 दिन पूरे मंथ में। तो आप 25 डेज दूसरी चीजें कर सकते हो, लेकिन 5 दिन जो थे वो आप आते थे। मैं ट्रेन से आती थी अपने शहर से यहाँ पे, ग्वालियर से यहाँ पे, और वो भी नॉन रिजर्वेशन में आती थी, क्योंकि रिजर्वेशन के पैसे नहीं होते थे, वो भी बचाने हैं, सीधी सी बात है, फैमिली में रहना है। तो वो धीरे धीरे करके वो जो 2,000 रुपीज़ थे, वो पर, जैसे सपोज मैं 5 दिन के लिए आई हूँ, तो पर डे अगर मैंने एक असाइनमेंट किया है तो वो 5 दिन में मुझे 10,000 रुपीज़ मिलेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे फैमिली की
और हेल्प भी स्टार्ट हो चुकी थी, तो मतलब और लाइफस्टाइल चेंज हो जाता थोड़ा है, थोड़ा, एक्सपेक्टेशंस हाँ बढ़ थोड़ा, जाती हैं लेकिन families अगर मैं की। मॉडलिंग में जाऊंगी तो मेरा भी तो लाइफस्टाइल चेंज होगा ना। रीजन क्या है, क्योंकि फिर मुझे अच्छे कपड़े भी पहनने हैं, Right. फिर मुझे अच्छा दिखना भी है, फिर मेरे को कोई 2000 रुपीज भी क्यों देगा अगर मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ या कुछ भी, क्योंकि So you have to maintain yourself, your body, your clothes, एवरीथिंग everything needs to be एवरीथिंग। फिर maintained. मुझे धीरे धीरे करके एक आर्मी में एक फ्रेंड था, ये भी वाइल जब मैं ग्वालियर आई थिंक दिल्ली से ग्वालियर जा रही थी, तो मुझे ट्रेन में मिला था और वो आर्मी में था। तो उसने अच्छा, एक ना उस इंसान का भी एक रोल था एक्चुअली, इस फ्रेंड का भी एक रोल था, नाइस हैंडसम लुकिंग गाय। लेकिन ना अभी आज मैं हैंडसम बोल रही हूँ, तब मेरे अंदर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि किसी लड़के को आप हैंडसम, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ एक था, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। अब उस लड़के ने मेरे अंदर एक चीज चेंज की, वो क्या किया, फिटनेस। तो मेरे से बोलता है शिवांगी क्या करना है, मैंने कहा यार मुझे ना मुंबई जाना पड़ेगा। इतने में, क्योंकि जब मैं अपने डीओपी से बात करती हूँ, जब मैं अपने और लोगों से बात करती हूँ, तो वो लोग मुझे गाइड करते हैं कि देखो दिल्ली इज नॉट फॉर यू, तुम बड़े शहर के लिए बनी हो, तुम्हारे लिए तुम मुंबई जाओ और वहां पर तुम्हारा बहुत कुछ हो सकता है, यहाँ कुछ नहीं। अब मैं उनसे पूछती थी क्या, तो बोलते ये जो मॉडलिंग असाइनमेंट तुम जो 2 के कर रहे हो ना, वहाँ पे 20 के मिलेंगे। तो ये चीज तुम्हारी या बेटर प्लेस, तो ये जो आगे की ग्रोथ है वो। अब मैंने मम्मी को धीरे धीरे पटाना स्टार्ट किया। मम्मी मानती थी पागल हो गई है क्या, ऐसे कैसे, हमारा तो कोई है भी नहीं, चलो दिल्ली में तो वो दीदी थी लेकिन वहाँ पे तो कोई भी नहीं है, नहीं पॉसिबल है, और ये फालतू के सपने मत देखा करो, और थोड़े बहुत दिनों में टीचिंग, यहाँ तभी मैं कहती थी टीचिंग की जॉब ले ले, वो ज़्यादा बेटर है, फालतू के सपने देख रही है, कोई नहीं पूछता, और ये सारी चीज़ें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अंडर कॉन्फिडेंट बनाने में मम्मी का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि वो ना बिल्कुल भी मतलब वो, अब जैसे भी बोलो, क्योंकि आजकल जब मैं बच्चों के मदर फादर का सुनती हूँ तो वो सबसे बड़ा एक उनका रोल प्ले होता है बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाने में। हमारे अंडर कॉन्फिडेंट बनाने में रोल था वो। पापा का उतना ज़्यादा रोल नहीं था, क्योंकि पापा ने कभी भी, पापा इस सेक्शन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते थे, क्योंकि हमारे घर में इस मैटर पे मेट्रियाकल चलता था, पेट्रियाकल नहीं चलता था। इस मैटर पे सिर्फ जब भाइयों की बात होती थी, जब भाइयों का काम करने की बात आती थी, तो पेट्रियाकल स्टार्ट हो जाता था। सो यू स्टार्टेड योर म्यूजिक करियर इन मुंबई, और आपके लिए म्यूजिक है क्या? मेरे लिए म्यूजिक इमोशंस हैं। मेरे किसी भी सॉन्ग को मैंने हमेशा बहुत इमोशंस के साथ में बनाया है, चाहे वो रोशनी हो, पार्टी के पीछे भी हमारा एक मैसेज था एक्चुअली, क्योंकि जब मैं क्लब्स में जाती थी, और मेरा जो मोटो होता है क्लब में जाने का वो बहुत सिंपल होता है, क्योंकि मुझे वहाँ पर अपग्रेडेड म्यूजिक सुनने को मिलता है, और वो फिर मैं अपने शोज़ में गा सकती हूँ, क्योंकि अगर आप कोई लेटेस्ट सॉन्ग सुन रहे होते हो तो वो घर में बैठ के तो नहीं मिलने वाला है। तो क्लब्स में जो म्यूजिक प्ले हो रहा होता है वो बहुत लेटेस्ट म्यूजिक प्ले हो रहा होता है, तो मुझे वो सुनना होता था, जिससे मैं उसको अपने किसी ना किसी शो में प्रेजेंट कर सकूं और गा सकूं। और मैंने 800+ लाइव शोज किए हुए हैं ग्लोबली एक्चुअली। हाँ। तो आपने डीजे ब्रावो के साथ काम किया, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिली कैसे? बिकॉज यू आर अ न्यू बिगनर, आई मस्ट से। मतलब अगर लोगों ने नाम सुने होते हैं तो अलका याग्निक, सुनिधि चौहान, ऐसे बड़े बड़े नाम होते हैं। आप हमारे जैसे जो नए लोग आते हैं इंडस्ट्री में, चाहे वो अभी पॉडकास्ट में आए हुए, जब आप सिंगिंग में आए होंगे, तो आपको वो ब्रेक डीजे ब्रावो के साथ मिला कैसे? जी नहीं, वो कोई ब्रेक नहीं है एक्चुअली। अगर देखा जाए तो मुझे इंडस्ट्री में 10 साल हो चुके हैं, और मेरी फर्स्ट म्यूजिक एल्बम में ही अनीस बज़मी सर ने लॉन्च किया हुआ था। तो जब तक डीजे ब्रावो की बारी आई थी तब तक तो मैं ऑलरेडी 20 गाने कर चुकी थी। तो मैं हो सकता है जनरल ऑडियंस के लिए थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ। और ये जो आप बात कर रहे हैं, इन्होंने प्लेबैक किया हुआ है एक टाइम पर। आज के प्लेबैक नंबर्स तो हो सकता है कि आपको बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो आपको पता भी ना हो। आपको देवनेगी नहीं पता होगा, आपको अकासा नहीं पता होंगी, आपको बहुत सारी ये लोग प्लेबैक नंबर कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले मैं अपनी एक फ्रेंड सुरेश रैना से मिली थी, और उन्हें नीति मोहन नहीं पता थी। मैं उनसे नीति मोहन का जिक्र कर रही थी, तो बोलते हैं वो कौन है? तो मतलब दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। और अगर देखा जाए तो नीति मोहन आज से मतलब अगर देखा जाए तो एटलीस्ट 20 ईयर्स से काम कर रही हैं। वो रहमान सर के शोज में शोज ओपन कर रही होती थी। मैं राहुल वैद्या के साथ में शोज ओपन पिछले 10 साल से कर रही थी। तो ऐसा नहीं था। लेकिन ये क्या होता है कि देखो, मतलब हमारे पास उतने पैसे नहीं है ना कि हम अपने पीआर पे खर्चा करें, एज यू नो दैट राइट। तो अभी क्या है कि मैं अगर शाहरुख खान की बेटी होती तो वो लोग प्रेजेंट करने के लिए 16 साल की उम्र से मेरे पीछे पीआर लगा देते, पेपराजी लगा देते, बड़े ब्रांड्स लग जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मैं अपनी फैमिली की हेल्प करूँ, मैं खुद की हेल्प करूँ, या खुद को मुंबई में सस्टेन करूँ, या पीआर के पैसे लगाऊं, नहीं पॉसिबल है। तो डीजे ब्रावो के साथ में, डीजे ब्रावो ने खुद मुझे सामने से बोला हुआ था, क्योंकि तब तक वो मेरा काम देख
चुके थे, मेरी चीज़ें देख चुके थे, मेरा फिटनेस के लिए जो एक जर्नी है वो देख, क्योंकि वो मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत लंबे टाइम से फॉलो करे थे। हम लोग तो एक दूसरे को 2016 से जानते थे, सॉन्ग तो हमने 2022 में रिलीज किया है। तो आई थिंक इट वाज 2019, डीजे ब्रावो ने मुझे अपना कोई एक सॉन्ग भेजा था, छमिया, जो शक्ति मोहन के साथ में उन्होंने किया था। और डीजे ब्रावो की मुझसे बहुत शिकायतें होती थी और वो मुझे बोलते थे, यू नेवर लिसन टू एनी ऑफ माई सॉन्ग एंड यूर दिस एंड यूर दैट। आई सेड ओके, जस्ट शेयर द लिंक एक्चुअली। तो जब उन्होंने लिंक शेयर किया तो उसमें डीजे ब्रावो ने शेरवानी पहन रखी थी, इंडियन, एंड आई लव्ड इट। आई वाज लाइक, डूड, यू लुकिंग सो हैंडसम इन दैट, एंड सीरियसली ही वाज लुकिंग अमेजिंग, क्योंकि वो शादी का सेटअप था। और फिर वो बोले कि लेट्स नाउ इट्स आवर टाइम टू डू समथिंग टुगेदर एंड इट्स बीन रियली लॉन्ग, वी नो ईच अदर एंड लेट्स डू दैट। आई वाज लाइक, आर यू श्योर अबाउट इट? बिकॉज maybe I just wanted to make sure before composing anything, आपको make sure होना पड़ेगा that he is serious about it. And he was like, yeah, definitely, it's been very long. And since then, like मैंने थोड़ा सा, क्योंकि कोविड आ गया तो 2 साल उसमें चले गए, क्योंकि जब भी हम लोग कोविड में मिलने को होते थे तो वो बायो बबल में थे, और बायो बबल में मिलने के लिए मतलब 3-3, 4-4 दिन पहले मुझे क्वारंटीन होना पड़ेगा, तब हम मिल पाएंगे। वो लॉजिकली नहीं पॉसिबल है, और आप अपने फ्रेंड्स को ग्रांटेड भी लेते हो ना। आप बोलते हैं, अरे यार अभी तुझसे मिलने के लिए थोड़ी ना 3-4 दिन क्वारंटीन रहूंगी। जब आप मुंबई शिफ्ट हुई, तो ऐसी कौन सी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिली कि आपको लगा कि यस, दिस इज माय थिंग? नहीं, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है, मैंने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं एक्चुअली। वो मिलता कुछ भी नहीं है, ये सब कहने की बातें होती है, और मैं शायद इतनी लकी नहीं रही हूँ कि मुझे कुछ मिल गया। स्ट्रगल के साथ आप या बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स के साथ बढ़ी हूँ। तो क्या हुआ, एक बार मैं दिल्ली में जब अपना छोटा मोटा जब मॉडलिंग असाइनमेंट्स के लिए आती थी, तो मेरी ना मुलाकात हुई एक इवेंट ऑर्गेनाइजर से। वाया करके किसी ने मेरा नाम रेकमेंड किया कि देखो यार, नई लड़की है, इसको चांस देकर देखो। तो उसने क्या किया, कास्टिंग काउच तो नहीं थे? नहीं, वो वाला तो नहीं था बिल्कुल, क्योंकि जनरली लोगों के ये डर रहता है मुंबई में जाने पे, आपको इस तरीके के मीडिएटर्स मिलते हैं, कास्टिंग काउच, ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? सी, मेरे साथ में कास्टिंग काउच वाला तो क्योंकि इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मैं दिल्ली में ना थोड़ी सी स्मार्ट बन गई थी। जब मैं यहाँ पे काम कर रही थी तो मुझे ये सब कुछ तो पता था कि सिर्फ इस चीज से तो जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला है। तो जब मेरे साथ में क्या होता था कि जब मुझे कोई इंसान कहीं पर रेकमेंड करता था या कुछ, मैं रेकमेंडेशंस के थ्रू ही ज्यादा जा रही होती थी। एक बड़े एक्ट्रेस है, एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, उनके ब्रदर, वो भी एक एक्टर है, शाहरुख खान के साथ में मूवीज़ की हुई है। आई वॉन्ट टेक द नेम यार, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो चुका है इस बात का, और बाद में उन्होंने मुझसे उसके लिए माफ़ी भी मांग ली थी। तो मैं बिल्कुल नई नहीं थी, रिकमेंडेशन के थ्रू गई थी, और मैं बहुत एक्साइटेडली उनसे मिली, एंड मैं ऐसी बात कर रही हूँ जनरली, एंड मैं बोल रही हूँ, सर मेरे लिए कुछ देखिएगा ऐसे वैसे। हाँ, नई लड़कियाँ आती रहती हैं, ऐसे करती हैं। देन ही वाज ट्राइंग टू किस। तो मैंने उनको ऐसे पुश किया और मैं भाग गई। फिर मैंने आकर ये सेम इंसिडेंट उनके किसी एक फ्रेंड से शेयर कर दिया, जो मुझे नहीं पता था वो उनके फ्रेंड है। उन्होंने बाद में जाके उससे बोला। तो फिर वो इतना आसान है उस इंडस्ट्री में रहना? नहीं, बहुत मुश्किल है, इस चीज़ को स्टैंड करना इट्स डिफिकल्ट। नहीं, बहुत मुश्किल है। एक बार नहीं हो रहा है, बहुत बार हो चुका था। ये क्या हो रहा था कि मैं इन सब की इतनी यूज्ड टू हो चुकी थी कि तब तक तो मुझे रोना भी नहीं आता था। मैंने दिल्ली में जब इतना सब कुछ फेस किया हुआ था, तो मैं तब तक रोना भूल गई थी। मतलब मेरे लिए ऐसा होता था, ठीक है, सबका अपना अपना है, मैं क्या ही करूँ अभी। मैं कितने लोगों को समझा सकती हूँ कि नहीं यार ऐसे मत करो, ये मत करो, क्योंकि कोई मेरी नहीं सुनने वाला है वहाँ पे। फिर उसके बाद में एक अक्षय कुमार के साथ में एक को प्रोड्यूसिंग करते हैं, अगेन उनके साथ में भी ऐसा हुआ कि मेरी किसी फ्रेंड ने मेरा नाम रेकमेंड किया। हिमेश के साथ में काम कर, हिमेश रेशमिया के साथ में काम करते थे। तो जब हम मिले, उनका भी सेम यही हाल था, वही सेम सिचुएशन, और सेम ही वाज आल्सो ट्राइंग समथिंग। अगेन आई हैड टू डू द सेम थिंग, पुल ओवर द कार, एंड मैं निकली। उसके बाद में फिर से वही फ्रस्ट्रेशन कि यार क्या है, जिसको देखो एक ही चीज़ दिमाग में रख रहा होता है, एंड इन लोगों को क्या लग रहा है कि मतलब ऐसे ही कोई भी, तो मतलब ये कि शी इज अ फीमेल, शी विल कॉम्प्रोमाइज, और आगे इनको बढ़ने के लिए ये सब करना ही पड़ेगा। ओके, टेल मी वन थिंग, मैं आज शायद इस वर्ड के थ्रू मैं बहुत सारी लड़कियों को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, व्हाट्स द गारंटी कि इस चीज़ के बाद में आपको वो चीज़ मिलेगी? कहीं कुछ क्या है, कुछ अग्रीमेंट है? कुछ भी नहीं है ना, वर्बल है ना। व्हाट्स द गारंटी कि सपोजिटली यू डिड एवरीथिंग एंड उसके बाद में आपको कुछ मिल रहा है? नहीं मिलेगा। फिर आप तो और ज्यादा लंबे फ्रस्ट्रेशन में जाने वाले हो। So that's the stress. So generally मुंबई में लोग सुसाइड कर लेते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि मे बी शायद वो ये सारी चीजें कर चुके होते हैं सारी लड़कियां। अच्छा, और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी आप लोगों के माध्यम से, सपोजिटली अगर कोई भी लड़की नई जा रही है ना इंडस्ट्री में, उसको ये सब कास्टिंग डायरेक्टर्स और कास्टिंग काउच और ये सब मिलेगा, मैं बताती हूँ। और बहुत बार वो कैसे आपको कन्विंस करेंगे, मैं सबसे ज़्यादा उस पर हाईलाइट करना चाहूँगी कि वो लोग ये बोल रहे होते हैं, अरे
यार तुम ऐसे ही जबरदस्ती का नाटक कर रहे हो, ऐश्वर्या भी तो ऐसे ही आगे बढ़ी है, आलिया भी ऐसे ही आगे बढ़ी है, कंगना, अरे कंगना को तो हमने अपनी आंखों के सामने देखा है ये सब करते हुए। सीरियसली इतने बिग शॉट्स का नाम ले रहे होते हैं, बिल्कुल वो ऐसे धड़ल्ले से ले रहे होते हैं, और आप वो सब सुन के बहुत सारी लड़कियां गलिबल हो जाती हैं। दे थिंक कि हाँ मतलब ये जब नाम ले रहे हैं ये तो इनकी तो उसके साथ फोटो भी देखी। यार कोई भी किसी के साथ फोटो खिंचवा सकता है, उसके अरे ये बोल रहे हैं तो कुछ तो बात में दम होगी, ये तो सही कह रहे होंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर आप में टैलेंट नहीं है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे नहीं बढ़ा सकती, बहुत क्लियर सी बात है। तो ये सारी बातें जो नई लड़कियों को ये बताई जा रही है ना कि ऐसे, अरे तुम्हें क्या पता उसने भी ऐसा किया, प्लीज आप इन सारी बातों में ना आए, क्योंकि ये लोग आपको सिर्फ और सिर्फ वो बहकाने की कोशिश कर रहे हैं बड़े बड़े लोगों का नाम लेके, जिससे आप भी वो फुटस्टेप फॉलो करो। आपको क्या पता कि उन्होंने वो चीज की है नहीं की, आपने तो नहीं देखा ना, जाके आप पूछ थोड़ी ना रहे हो ये किसी सिर्फ से। एक उनका कन्विंस करने का तरीका होता है। तो प्लीज वो ट्रैप पे ना आए। इट्स वेरी बहुत ही मैं बहुत इंसाइट दे रही हूँ, क्योंकि ये आपको कोई भी जनरली देगा नहीं। मैंने तो आज तक काश मुझे ही इंसाइट किसी ने दिया होता। और मैं आपको बता रही हूँ बहुत बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर भी आपको इस तरीके से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मेरे कितने सारे डायरेक्टर फ्रेंड्स थे जो मुझे ऐसे करके ये बातें करके घुमाने की कोशिश कर रहे होते थे। अरे कौन सी, इट्स नॉट अ बिग डील, अरे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो ऐसा नहीं, नॉर्मल है, तुम तो इतनी बड़ी बात बना रही हो, तुम छोटे शहरों की लड़कियों की यही प्रॉब्लम है, तुम लोग हर चीज को ऐसे कर देते हो। वो आपको ये सारे आपके मेंटल के साथ में इतना खेल रहे होते हैं ना कि बार बार आपको ये याद दिलाने की कोशिश करेंगे कि आप छोटे शहर की लड़की हो और आप ये दकियानूसी बातें। इट्स नॉट दकियानूसी, एंड इट इज नॉट जस्ट 1 केस 2 केस 3 केस। सपोजिटली अगर यही केस आपके 10 हो जाते हैं, आपके मेंटल पर कितना इफेक्ट पड़ेगा कि इन स्पाइट ऑफ डूइंग एवरीथिंग यू आर नोवेयर, यू आर एब्सोल्युटली नोवेयर। तो तभी तो लोग लड़कियों को सुसाइड करने की जरूरत पड़ जाती है, तभी तो ऐसा होता है ना कि आपके मेंटल पर आ रहा है। तो प्लीज ये सारे लोग जो आपसे बोल रहे हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग भी हो सकते हैं, इन्फ्लुएंशियल पीपल भी हो सकते हैं, आप उनकी बातों में ये सारी बातों पे ना आए। मैं तो गुजारिश ही कर सकती हूँ। दैट्स अ वेरी बिग थिंग दैट शी इज टेलिंग अस कि इन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली कि भाई आपका जो पैशन है, आपका जो हार्ड वर्क है, वो इस चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। इफ यू आर गुड एट योर वर्क तो आई एम श्योर आपको काम मिलेगा। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मिलेगा। हाँ, कोई एक ऐसा मिथ जो आपका टूटा भी हो, मतलब आफ्टर एंटरिंग इनटू दिस म्यूजिक इंडस्ट्री, कोई ऐसा मिथ जो आपका ब्रेक हुआ कि जो आप बड़े सपना लेके आई हो? मैं बड़ा सपना एक्चुअल में लेके गई नहीं थी। मेरे साथ में तो ऐसा था कि मैं तो क्लीन स्लेट के साथ में गई थी, क्योंकि मुझे लगता था मेरे से ज्यादा मैं तो कहीं स्टैंड ही नहीं करती हूँ, और मैं बहुत लो सेल्फ एस्टीम वाली लड़की थी। क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि मेरी मदर ने मुझे शुरू से इतना ज्यादा तुम काली हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, और तुम कहीं नहीं, कुछ नहीं कर सकती, ऐसे नहीं कर सकती, ये सब कुछ इतना बोला हुआ था कि मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी। तो मेरे केस में मुझे तो ऐसा लगता था कि दुनिया की सारी लड़कियां खूबसूरत हैं और मैं बिल्कुल नहीं हूँ, दुनिया की सारी लड़कियां टैलेंटेड है और मैं नहीं हूँ। मेरे माँ बाप मुझे लगता है जानकर भी करते हैं, ताकि हम जैसे ना जो गर्ल्स जो एकदम से हवा में आ जाती हैं, तो माँ बाप कई बार आपको ऐसे सरेंडर रखते हैं। आज मम्मी अलग हो चुकी हैं, आई एम श्योर दे मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ यू। अपना स्टैंड लेना, अपना इंडस्ट्री में नाम बनाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। मिलिंद गाबा के साथ भी आपका नाम जुड़ा, किस तरीके से आप मिलिंद गाबा को जानती हैं? अरे हाँ तो मिलिंद और मैं, हम लोग मतलब वी बोथ वर प्रोबेबली व्हाट 16 and 17 में भी। अच्छा, आप तब से उसको जानती हैं? तब से एक दूसरे को जानती हूँ। तो मतलब इट्स लाइक आई रिमेंबर कि जैसे यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था अभी कुछ दिन पहले कि एक इवेंट ऑर्गेनाइजर दिल्ली में किसी ने नाम रेकमेंड किया, तो उन्होंने मुझे बोला, वो मुझे बोलते हैं कि अरे कोई सामने से गाने नहीं गा रहा, आज की डेट में सब लिपसिंग कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, 3 गाने रिकॉर्ड कर लेते हैं तुम्हारी, उसके बाद में किसी ना किसी शो में तुम्हें प्रेजेंट कर देंगे। एंड मुझे वो समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, क्योंकि मैं शायद इतनी नई थी, इतनी बच्ची थी कि मुझे नहीं आ रहा। मैंने कहा ठीक है चलो ओके चलते हैं। तो वो मेरे को जिस स्टूडियो में लेके गए थे वो मिलिंद गाबा का स्टूडियो था, और मिलिंद गाबा वाज रिकॉर्डिंग मी। तो हम लोगों ने 3 गाने रिकॉर्ड किए थे। एक था वो जरा जरा टच मी, एक था इट्स रॉकिंग यारा कभी इश्क तो करो, वो बहुत पॉपुलर हुआ था, और एक था लकी बॉय, वो जो बिपाशा बसु वाला था। तो ये 3 गाने मैंने रिकॉर्ड किए, एक सीडी बनाई, एंड उसके बाद में एक शो में वो जिन्होंने मुझे बोला था कि कोई ऐसे नहीं, आजकल कोई नहीं गा रहा, उन्होंने मुझे किसी शो में भी डाला। दिल्ली के साइड का ही कोई शो था जिसमें उन्होंने कम से कम 50,000 रुपए कमाए और मुझे कुछ नहीं दिया। मुझे कुछ नहीं दिया। आपने कभी ट्राई नहीं किया रियलिटी शोज में जाने का? बिकॉज वहां से तो आज के टाइम पे बहुत नेम फेम और ऐसा इंडस्ट्री में आप एंटर हो जाते हो कि बॉलीवुड भी आपको बुलाना लग जाता है। एक तो क्या था कि मुझे पता था कि रियलिटी शोज कितने बड़े रियलिटी शो है। अच्छा, ठीक है। तो मतलब आपका ये कहना है कि जो रियलिटी शोज होते हैं ये सारा एक
पर्दे के पीछे और सब ऑल स्क्रिप्टेड, ऑल स्क्रिप्टेड, क्योंकि मैंने तो बहुत कुछ देखा है और मैंने बहुत वो इनसाइड बातें सुनी है। तो क्या होता था, जैसे सपोजिटली मेरे पास में कॉल आया इंडियन आइडल से, ओके हम मैम हम चाह रहे हैं कि आप इंडियन आइडल में आए। मैंने कहा कौन ऑडिशन की लाइन में लगे? नहीं मैम आपको लगने की ज़रूरत नहीं है, आपको हम डायरेक्ट टॉप 10 में डालेंगे। मैंने कहा लेकिन कैसे डालेंगे? तो वो बोल रहे हैं कि हम साइलेंट ऑडिशंस लेंगे आपके, और उसके बाद में हमें पता है कि आपका गूगल प्रो, क्योंकि तब तक मेरा सेक्सी सिंगर एल्बम रिलीज हो चुका था, तो उन्होंने देखा गूगल पे कि एक प्रोफाइल तो क्रिएटेड है, और इंस्टाग्राम पर भी मैं ठीक ठाक मतलब कर ही रही थी अपना। तो उससे छोटे मोटे लोग तो आपको उस तब तक आई थिंक 20-25 हज़ार लोग थे मेरे इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो ठीक ठाक नेम था मेरा। तो और मैं शोज तो मैं कर ही रही थी। सो दे वर लाइक कि फिर हम ये दिखाएंगे कि ग्वालियर से हमने एक लड़की को उठाया है और हमने हमारे शो के थ्रू हमने इसको इतना बड़ा बना दिया है, और ऐसे वैसे ये वो। एंड आई वाज लाइक कि बट मैं तो ऑलरेडी मुंबई में रहती हूँ, आपने तो मुझे मुंबई ग्वालियर से नहीं उठाया। तो बोलते मैम हमें तो ऐसा दिखाना पड़ेगा ना मैम कि हमने आपको। डिड दे आस्क यू फॉर मनी आल्सो? नो नहीं, मैं क्योंकि मैं अंदर से थी तो मुझसे नहीं मांगेंगे, छोटे शहरों से मांगेंगे, मेरे से नहीं मांगेंगे, क्योंकि उनको तब तक मैं ऑलरेडी मुंबई में, मेरे ख्याल से मुझे 2-3 साल तो हो ही चुका था, तो 2-3 साल में तो आपको बहुत कुछ इनसाइट्स पता होते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट मुझे एक तो तीसरी चीज मेरे साथ में सबसे मेन बात ये थी कि हर वो चीज़ जो 50,000 लोग और कर रहे हैं मुझे वो नहीं करनी थी। तो मुझे चाहिए था कि थोड़ा टाइम लग सकता है। ऑलरेडी मैं छोटे मोटे उस टाइम पर प्लेबैक के लिए छोटे मोटे ट्राई कर रही थी, और मैं ऑलरेडी शोज़ कर रही थी, तो पैसे कमाने की प्रॉब्लम नहीं आ रही थी मुझे। तो सपोज अगर मैंने छोटे छोटे अगर 50-50 हज़ार के भी मैं अगर 2-3 शोज़ भी कर रही थी ना तभी, तो मेरा मंथ निकल जाता था। तो मुझे इतना स्ट्रगल जब तक मेरे पास में रियलिटी शोज़, और मुझे ये भी पता है कि रियलिटी शोज़ से जो उसमें ना एक परसेंटेज फिक्स होता है। अच्छा, टॉप 10 या टॉप 20 अगर उन्होंने निकाले हैं ना, तो वो कुछ 40-50% होता है जो आपको सोनी को देना है, या आपको जी को देना है, या जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आ रहा है ना वो देना है। तो मुझे ये लगता था कि यार सपोज मेहनत तो मेरी है, आधे पैसे तो ये लोग ले जाएंगे सिर्फ इस नाम पे कि ये मतलब हमने ये प्लेटफॉर्म दे दिया, और हम छोटे शहर से लड़की को, जबकि इनका कोई लेना देना भी नहीं है मेरे को छोटे शहर से निकालने में। तो मुझे ये सारी बातें बहुत अच्छे से पता थी, इस वजह से मैंने कभी उसमें अपना दिमाग ही नहीं लगाया। सो व्हाट डज सक्सेस मीन्स टू यू? मतलब एक सक्सेसफुल होना, उसका क्या मतलब है आपकी लाइफ में? हिंदी में बताऊं तो मैं ये बोलूँगी कि कोई भी चीज़ जो सामने से आ रही है और जो आपको पता है कि कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन पर है, और उसको आप धड़ल्ले से ना कर सको, मेरे लिए वो सक्सेस है। एंड यू हैव डन दैट। और मैंने अपने लेवल पे बहुत किया है, और मैं आज तक कर रही हूँ, और आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मुझे आप कितना भी बड़ा ऑफर दें मनी वाइज, मुझे अगर वो ठीक नहीं लग रहा तो मैं उसको 2 मिनट में ना कर देती हूँ। और मेरे लिए आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मुझे आज तक मनी एक्सट्रीम ड्राइव नहीं कर सकती है। मतलब ठीक है, ऑब्वियसली खर्चे होते हैं, हम सबके खर्चे होते हैं, अपनी एक चीज़ होती है, क्योंकि मैं मुंबई में एक रेंटेड हाउस से लेकर आज मेरे पास में मुंबई में 2 घर हैं। और लकीली मैं एक ठीक ठाक लाइफ लीड कर रही हूँ वहाँ पे। आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई ओवरनाइट नहीं हुआ है, ये बहुत लंबी जर्नी के बाद और कम से कम 7 से 8 घर चेंज करने के बाद हुआ है। हर बार जब मुझे अपने रेंटल हाउसेस चेंज करने पड़ते थे, तो मेरे पास, क्योंकि मैं शो बिजनेस में हूँ, तो मेरे पास में कपड़े और जूते बहुत होते थे। वो तो हर शो में आप अपने कपड़े जूते इधर उधर कर रहे हैं, तो बहुत सारा स्टफ होता था। और मैं जब मुझे घर चेंज करना होता था, 1 महीने का नोटिस अगर मुझे मिला है, और मैं रो रही होती थी कि यार अब मुझे फिर से वो, क्योंकि बहुत काम होता है यार, और कोई हेल्प नहीं है, क्योंकि मतलब घर वालों को आप सिर्फ इसलिए नहीं बुलाएंगे कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो। मैं तो आई एम श्योर जो आपकी मदर है वो वहाँ से आना ही नहीं चाहती। नहीं, कभी अप एंड डाउन करना चाहते हैं, उनको फैमिली वहीं अच्छी लगती है। नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली, लेकिन मैं वो कैटेगरी नहीं हूँ कि मैं सिर्फ काम के लिए किसी का इस्तेमाल नहीं कर सकती। मैं बहुत, उनका मन है वो आ सकती है, मोस्ट वेलकम, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगी कि मम्मी मैं घर शिफ्ट कर रही हूँ तो आप मेरे लिए आ जाओ, मैं ये नहीं कर सकती, मैं अकेली हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो अगर इज योर रोल मॉडल, मतलब आप कहीं ना कहीं इंस्पायर होती होंगी। मैंने देखा है कि आप जेनिफर लोपेज और सुनिधि चौहान को बहुत फॉलो करती हैं, तो आर दे योर रोल मॉडल्स? यस, दे आर एक्चुअली। हाउ यू टेक दिस? सुनिधि चौहान तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज आप लोग उनको एक दीवा के उसमें देख रहे हो, और सुनिधि शी इज अ बिग नेम, बट शी डिजर्व्स एवरी बिट ऑफ इट। क्योंकि मैं सुनिधि के ऐसे ऐसे किस्से सुन रही होती थी कि जिसमें वो 10-11 साल की थी, और 10-11 साल पे जब वो लाइव शोज कर रही थी, तब उनको अमिताभ बच्चन होस्ट कर रहे होते थे। ये बातें तो आप लोगों को पता भी नहीं है। वो लिटरली जो वर्ल्ड टूर होते थे जिसमें अमिताभ बच्चन हो रहे होते थे, उसमें जब वो 7 से 8 साल की उम्र की थी, जब वो न्यूयॉर्क में और LA में वो कॉन्सर्ट कर रही होती थी, तो जिसमें ऑलमोस्ट 8 से 10 लोग जा रहे होते थे, बड़े बड़े स्टार्स होते थे, और जो शो ओपन करती थी वो सुनिधि चौहान करती थी। तो एक तो वैसा हुआ। दूसरी चीज़ क्या हुई, जैसे मैं मुंबई पहुंची, और मेरा घर था 9th फ्लोर पे, और मैं अपने फ्लोर से नीचे आ रही हूँ,
और सुनिधि चौहान ये आ रही हैं बालों में तेल वेल डाल के, और उसी लिफ्ट में आई और कोई नहीं था लिफ्ट में, एंड आई एम शिवरिंग, और मैं फिर से लिफ्ट में चढ़ गई ये दिखा के कि शायद अभी कुछ नहीं है, और मैं फिर से लिफ्ट में चढ़ गई, एंड मैं और सुनिधि, एंड मैं बहुत खराब हूँ अपना प्यार जताने में किसी को, और मैं सिर्फ ऐसे शिवर कर रही हूँ, मैं बोलना चाहती हूँ, लेकिन सुनिधि को 3rd फ्लोर पे जाना है, मैंने अपना फिर से 9th फ्लोर प्रेस कर दिया, और मैं कुछ नहीं बोल पाई उनसे, एंड उसके बाद में मैं अपने फ्लोर पे चली गई, क्योंकि मुझे टाइम लगा प्रोसेस करने में कि मैं सुनिधि चौहान को मैंने देखा है, बिल्कुल सिर्फ एक सुनिधि और एक मैं, कोई भी नहीं था उस लिफ्ट में, सिर्फ हम दोनों हैं। तो आपको लगा ना ये बेस्ट मौका उनसे बात करने का, उनको बताने का दैट आई वांट टू बी लाइक यू। एक्चुअली क्या है कि जब आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फेस कर रहे होते हो तो आप हर चीज़ में करते हो, तो मैं उस चीज़ में भी फेस ही कर रही थी। तो वो प्रोसेस करने के लिए मुझे इतना लंबा टाइम लगा कि यार ये वो लड़की है जिसके लिए मैंने गाना स्टार्ट किया है, मैंने गाने, क्योंकि एक वो सॉन्ग आता था याल्ला याल्ला दिल मेरा हो गया, ऐसे करके सुनिधि चौहान ने गाया था, एंड आई वाज लाइक, मुझे याद नहीं एक्चुअली मैं कितने साल की थी, बहुत छोटी थी, और मैं उसको देख रही होती थी, और टीवी पे सुबह 4 से 5 बजे के स्लॉट पे आता था, और मैंने टीवी ऑन कर दी थी, और मुझे विजुअल नहीं देखना था, मुझे सिर्फ वो आवाज़ सुननी थी। मेरी मॉम को लगता था मुझे वो विजुअल देखना है, और मुझे वो बिकनी बेब देखनी है, यू नो, और मैं सुनिधि चौहान के लिए वो गाना सुनती थी, एंड लाइक मुझे लगता है कि अभी भी सुनिधि को बीट करने वाला कोई भी नहीं है। सुनिधि जी, आई मीन आई लव हर। एंड जेनिफर लोपेज एक्चुअली कैसे हुआ कि मुझे जब इंग्लिश गाने सीखने पड़े, जब मैं you sing English songs also, yeah. Now I compose also, and your attire in that, मतलब it's quite revealing, मतलब एक ग्वालियर से मुंबई का सफर, उसके बाद ऐसे कपड़े पहनना, आपको नहीं लगता कि बहुत चैलेंजिंग था वो भी? बट ऐसे कपड़े पहनने के लिए पहले तो ऐसी बॉडी भी बनानी पड़ती है, ऐसा नहीं होता है कि वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? वो कॉन्फिडेंस विद द टाइम सीखा है, और वो लोगों ने दिया है, आई एम टेलिंग यू। तो मॉम की तरफ से तो कॉन्फिडेंस आया ही नहीं है, क्योंकि मॉम ने तो बिल्कुल लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बनाकर भेजा था मुझे लोगों ने ठोक के समझाया है कि यू आर वेरी टैलेंटेड, तुम अपने टैलेंट्स को समझ। मुझे डीजे ब्रावो ने एक तरीके का एक कॉन्फिडेंस दिया मुझे। जब मैं एयरपोर्ट्स पे आज भी चलती हूँ, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे सपोज मैंने कोई शॉर्ट्स पहना है और मुझे फीमेल्स आके कॉम्प्लीमेंट करती हैं, आई लव योर लेग्स, तो वो एक कॉन्फिडेंस आता है। और कुछ लोग आपके कॉम्प्लेक्शन पे, जैसे मुझे तो बचपन से ये बताया गया था कि मैं तो काली थी, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के लिए और सेंट्रल इंडिया के लिए तो मतलब आई एम नॉट डस्की बट आई एम समवेयर वीटिश, तो वीटिश को तो काला काला ही बोला जाता था, तो मुझे तो लगता था कि नहीं मैं तो काली हूँ। मुझे लोगों ने बताया कि आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत यूनिक है, ना वो डस्की है ना वो फेयर है, समवेयर इन बिटवीन है, और वो बहुत अमेजिंग है ऑन कैमरा। तो मुझे ये सब कुछ लोगों से पता चला, वो मेरे अंदर कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ मैं तो वो सारे लोगों को थैंक्स बोलना चाहूंगी जिन्होंने अननोइंगली मुझ में वो कॉन्फिडेंस डाला कि मुझ में बहुत पोटेंशियल है, और उसमें एक नाम डीजे ब्रावो का भी है। बट जो ये कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, आपको लोग सपोर्ट करते हैं, आपको फैमिली सपोर्ट करती है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं पैसे से भी आता है। इफ यू हैव मनी, you do your best, right? I agree. बट कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपको 6-6 महीने काम ना मिला हो, कभी ऐसा होगा कि आपके पास पैसे नहीं होंगे, तो वो कॉन्फिडेंस, वो लाइफस्टाइल मेंटेन करना कितना डिफिकल्ट है और क्या चैलेंजेस हैं? लकीली मेरे साथ में क्या था कि मैं कभी भी बहुत ओवर स्पेंड करने वाली नहीं थी, क्योंकि शायद मैं इतनी ज्यादा नीचे से आई हुई हूँ कि मुझे 2-2 रुपए की वैल्यू भी पता है। जैसे मैंने आपको बताया, मैं 2-2 किलोमीटर पैदल चली हूँ 2 रुपए बचाने के लिए भी, तो मुझे ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मतलब पैसे की वैल्यू क्या होती है। तो आप मुझे आज भी अगर 10 लाख रुपए देते हो तो मैं उसका एलवी बैग नहीं खरीदूंगी, मैं उसका गोल्ड खरीदूंगी, या मैं उस पैसे को रियल एस्टेट में मनी सेवर। हाँ, आई एम अ टिपिकल वन। मैं सिर्फ उतना खर्च करती हूँ जितना जरूरत है, जितना एक लाइफस्टाइल को छोटा मोटा मेंटेन करने की जरूरत है। आप मुझे कभी भी ओवर स्पेंड करते, मतलब मैं वो लड़की नहीं हूँ कि अगर मेरे पॉकेट में मेरी बैंक अकाउंट में अगर 2 करोड़ भी है तो भी मैं दिमाग लगाऊंगी कि नहीं मुझे मर्सिडीज ले लेनी चाहिए, नहीं मैं नहीं करूंगी। जब मेरा काम समवेयर इन बिटवीन वाली गाड़ी से भी चल सकता है, तो मैं क्यों अपने ऊपर ये फालतू का लोड लेकर, और मैं लोन वाली इंसान भी नहीं हूँ। मैं जो घर भी खरीदूंगी या खरीदती हूँ वो मेरे घरों पे 0 लोन होता है, मैं नहीं लेती। पहले मैं पैसे इकट्ठे करती हूँ, फिर उसके बाद मैं घर खरीदती हूँ। मैं लोन में, क्योंकि मैंने वो जो लोन जो बचपन में जो फेस किया है उसको, मैं उससे इतना डर चुकी हूँ उस प्रॉब्लम से कि क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट वो चीज़ 4 से 5 साल बहुत ज़्यादा फेस की है कि उसके पीछे कितना ज़्यादा स्ट्रगल लगता है। तो मैं लोन में बिलीव ही नहीं करती हूँ मैं। मतलब दिस इज़ वेरी बिग मैसेज। मतलब अगर आप ये बात समझें कि आजकल की जो जनरेशन है
कहते हैं ना कि कमाई कम है लेकिन खर्चा ज्यादा हाँ, है, हाँ। और उसी में ये दुनिया मरती है। हाँ। एंड आई एम श्योर जो मैसेज दिखावे में। शिवांगी ने हमें बताया है अभी कि भाई सेविंग इज मच इम्पोर्टेंट, Yeah, सेविंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर एक्सपेंसेस, राइट? हाँ 100%। मतलब दिखावे पे मत जाओ, हम्म। बहुत क्लियर बात है, क्योंकि आधे से ज्यादा दुनिया प्रॉब्लम ही दिखावे पे मर रही तो है। सोशल मीडिया का काम ही दिखावा है। नहीं, लेकिन क्यों है दिखावा? हमें क्यों अच्छा किसको दिखाना है? आप एक बात बताओ, आपको वो चीज गलत ट्रेंड आप सेट क्यों कर रहे हो? आप उसका पार्ट क्यों बन रहे हो? अपना अगर आपको किसी चीज के को करने से खुशी नहीं मिल रही है, मत करो ना। क्या जरूरत है? अच्छा मैं नहीं बिलीव करती हूँ कि मैं 50,000 रुपए के जाके कपड़े खरीद लूँ, मैं नहीं खरीदूंगी, क्योंकि मैं तो ये दिमाग लगाऊंगी जब मेरा काम 10,000 में चल सकता है तो मैं 50,000 क्यों खरीदूं? 50,000 खर्चा क्यों करूं? क्योंकि वो इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। तो वो मतलब मैं उससे नहीं, मुझे नहीं लगता कि, और जहां तक मेरी समझ है सोशल मीडिया को लेके, मुझे नहीं लगता कि आजकल की ऑडियंस, अब जो ऑडियंस है वो इतनी समझदार है कि अब वो ऑडियंस बची नहीं है कि आपके 50,000 के कपड़ों से कोई बहुत, वो छोटे शहर के लोग हो सकते हैं, या शायद बहुत ऐसे लोग जिनमें समझ नहीं होती होगी, कोई भी बड़ा आदमी मेरे ब्रांड देखकर मुझे अपने पास नहीं बिठा रहा। ये मुंबई का कल्चर बता रही हूँ आपको। मेरे साथ ऐसा कभी, मैं प्रकाश झा सर के साथ में 1-on-1 बैठी हूँ, उन्होंने मेरे कपड़े कभी चेक नहीं किए, उन्होंने तो नहीं बोला कि शिवांगी वाह, उन्होंने हमेशा मुझे एज अ ह्यूमन जानने की कोशिश की। उन्होंने पूछा अच्छा कैसे शो का, यार तुम तो बहुत छोटे शहर से आई हो, वहां पर तुम्हें तो बड़ी मुश्किल आई होंगी। उन्होंने मुझ में इंटरेस्ट लिया, मेरे कपड़ों में इंटरेस्ट नहीं लिया। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, डीजे ब्रावो ने तो आज तक मेरा कभी कोई ब्रांड चेक करने की कोशिश नहीं की, कौन से ब्रांड के जिमी चू के जूते पहनूं तभी मेरे पास में बैठो, नहीं है, उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप एज ए ह्यूमन कैसे हो वो बहुत मैटर रखता है। हाँ मतलब, और ये सेम मेरे साथ में भी है, क्योंकि जब मैंने जब लोगों से ये सीखा ना, कि जब लोगों ने मेरे साथ ये वाला बिहेवियर नहीं रखा है, तो मैं भी लोगों के साथ है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कोई इंसान जिमी चू के जूते पहन रहा है या नहीं पहन रहा है। इट्स फेयर, प्रेजेंटेबल दिखना बहुत जरूरी है, आई एम नॉट डिनाइंग विद द फैक्ट कि आपको, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि सिर्फ 50,000 के जूते ही आपको प्रेजेंटेबल बना सकते हैं? 5,000 के जिस तरीके से हमारी इंडस्ट्री है, मुंबई इंडस्ट्री है, नेपोटिज्म इतना ज्यादा होता है, और उन लोगों का तो जो लेवल है फॉर दीज ब्रांड्स एंड एवरीथिंग इज टू मच, तो उस नेपोटिज्म को आपने कभी फेस किया और इनकी वजह से आपके साथ प्रॉब्लम्स हुई हो? प्रॉब्लम तो आज तक भी हो ही रही है एक्चुअली। अगर देखा जाए तो देखो अभी क्या होता है, अब मैं बहुत डिटेल वाली एक इंसाइट दे देती हूँ आपको नेपोटिज्म के मामले पे भी। जब एक छोटे शहर की लड़की या लड़का जाता है तो सबसे पहले हमारा टारगेट होता है घर का रेंट इकट्ठा करना। उसके बाद में अगर हम थोड़ा सा वहाँ से बढ़ते हैं, क्योंकि घर की भी कुछ ना कुछ हेल्प करनी पड़ती है बैक एट होम, फिर आपको जो मेहनत लगती है वो अपने लाइफस्टाइल को, आपको जिम भी जाना है, आपको अपना खर्चा भी चलाना है, आपको खाना कैसा पर्टिकुलर खाना है, क्योंकि आप बड़ा पाव तो नहीं खा सकते हो, बड़ा पाव इसलिए नहीं खा सकते हो क्योंकि आपको अपनी बॉडी पे वो भी फैट लगेगा, सारी चीजें लगेंगी, तो वो सारी चीजें भी करनी है। ये जो नेपोटिज्म वाले लोग हैं उनको तो ये सारा स्ट्रगल ही नहीं करना, उनको तो घर भी सॉर्टेड है, वो तो ड्यूप्लेक्स फ्लैट में रह रहे हैं, उनको ये सारी चीजें तो स्ट्रगल करना नहीं है। और ऑन टॉप ऑफ दैट आज मुझे जोया अख्तर तक वॉक इन करने के लिए बहुत मुश्किल फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि जोया अख्तर मुझे क्यों एंटरटेन करे, मैं तो उसके कोई चाचा की बेटी नहीं हूँ, सीधी सी बात है। लेकिन जोया अख्तर को, सुहाना को एक कप कॉफी पीने के लिए कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि वो उसको बचपन से जानती है। तो इसलिए वो सर्कल में घूमने के लिए और वॉक इन करने के लिए भी नेपोटिज्म वाले लोगों के लिए ये है, हाय आई एम जस्ट अ कॉल अवे, दे आर जस्ट अ कॉल अवे। मतलब ये तो ये वाली बात, पापाराजी वगैरह सब खड़े होते हैं, सब वो तो ये सारा एक एक्टिविटी है। सपोज अगर आपको अनन्या, आप लोग अनन्या को आज जान रहे हो, मैंने अनन्या को तब से जुहू पीवीआर के सामने से देखा है जब अनन्या थी ही नहीं, और वो तब से पापाराजी आपको उसको कवर कर रहा होता था। मैं और मेरा भाई हम लोग जुहू पीवीआर जब भी मूवी देखने के लिए जाते थे तो एक बड़ी खूबसूरत से एक टॉल लड़की दिख रही होती थी, और वो मतलब वो बहुत कॉमन था हमारे लिए, ये सब लोगों को देखना इतना कॉमन था। मुंबई में इट्स वेरी कॉमन, आप खार जाओ, मॉल्स जाओ, एवरीवेयर दे आर। आई थिंक अनन्या की जो फर्स्ट मूवी आई है वो तो बहुत लेट आई है, हमने तो उसको बहुत पहले से देखना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने एक आध बार शायद उसका फेस पेपराजी पर देख लिया था, तो मैं अपने ब्रदर को बता रही थी कि ये अनन्या है और अब ये लॉन्च होगी, है ना। तो मैंने तो ये चीज़ क्यों हमें, और वो एक्सरसाइज होती है, वो लिटरली ऐसा है कि उन्होंने जब सबको पता है कि उनके बच्चों को कहाँ कहाँ पर, जैसे पता है सुहाना को बहुत पहले से शाहरुख खान को पता था कि इसको एक्टिंग में जाना है, अब वो कैसे उसको ऊपर लेकर आकर, कैसे आपका पहले डे पर आपको मेबलिन के असाइनमेंट मिल सकते, नहीं पॉसिबल है। तो जो आपको नहीं लगा कभी कि आपको म्यूजिक में नहीं जाना चाहिए और आपको एज अ एक्ट्रेस बनना चाहिए आपको? यार ऑनेस्टली मेरे ना बहुत सारे डायरेक्टर फ्रेंड्स हैं और वो मुझे हर दूसरे महीने कन्विंस कर रहे होते हैं, और डायरेक्टर फ्रेंड्स भी वो नहीं है। यू शुड ट्राई।
यार आई डोंट नो, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है मेरी मॉम की ये हिडन विश है, क्योंकि वो मेरे सामने बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाती है, क्योंकि वो जब वो बोलती है तो मैं उनको बोलती हूँ मम्मी यू नो मुझसे डायलॉग याद नहीं होते हैं, मम्मी मुझसे ये नहीं होता, तो मम्मी बोलती है बेटा बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि यू विल डू समथिंग इन एक्टिंग फॉर श्योर। तो अभी तक मैंने सिर्फ अपनी म्यूजिक एल्बम्स में ही एक्टिंग की है और अभी तक मैं उसमें ही कंफर्टेबल हूँ, बट लेट्स सी, यू नेवर नो, मे बी हो सकता। So, अभी जो म्यूजिक है, जो हाँ, आपका फोटे हाँ, है, और हाँ, जिस तरीके से अभी इंडस्ट्री हाँ, चल रही है, डोंट यू थिंक बहुत ज्यादा डिफरेंट है? ये पहले अलग होता था, आज के हाँ, टाइम पे अलग है, बहुत शॉर्ट टर्म है। मतलब म्यूजिक आज आपको एक गाना पसंद आता है, वो उसकी जो लाइफ हाँ, होती है ना बहुत कम हाँ, होती है, शेल्फ लाइफ, हाँ, शेल्फ लाइफ उसकी बहुत कम हाँ, होती है। कोई बहुत हाँ, ज्यादा दिन आप वो सेम सॉन्ग को हाँ, नहीं सुनते हो। हाँ, तो हाँ, आपको नहीं लगता कि आपके सॉन्ग्स इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हैं, और मैं बहुत अग्री करती हूँ। और ट्रस्ट मी, जब जब लोग, जैसे क्या होता है कि जब मैं इंडस्ट्री के अपने लोगों से मिल रही होती हूँ, तो जब वो मेरा ग्राफ देख रहे होते हैं तो वो मुझे लिटरली बोलते हैं शिवांगी यार गाने खराब नहीं बनाए हैं तुमने, लेकिन ये रीच इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि उनके पीछे पीआर जो एक वो जो होता है कि आपने 20 लाख रुपए पीआर के लिए रखा है, वो मुझे कभी मिला ही नहीं, क्योंकि मैं अपने घर के खर्चे चलाऊं, मैं अपनी फैमिली की हेल्प करूं, या मैं 20 लाख रुपए किसी गाने के पीछे लगाऊं, मैं तो नहीं कर सकती वो। तो इसी मैं चल रही हूँ राम भरोसे। I'm sure the God is there for you because you are hardworking. 1000%, 1000%। एंड मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा एक बहुत यू नो एक ऐसा वाला किस्सा है कि जिसमें आप लगे, वो जो एक वो ये जो एक कृष्णा की एक बात है ना कि कृष्ण भगवान ने एक बात बोली हुई थी कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, मैं बिल्कुल उसी पर आपने इतनी स्ट्रगल करी, इतनी लर्निंग्स करी, जो बेस्ट लर्निंग, एक जो बेस्ट मैसेज ऐसा जो आने वाला यंगस्टर है, आने वाली जनरेशन है, जो म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना चाहता है, सिंगिंग करना चाहता है, एक्टिंग करना चाहता है, उनके लिए एक आप मैसेज बताएं। मैसेज मैं सिर्फ यही देना चाहूँगी कि देखिए, आप अगर दिल से वीक इंसान है ना तो प्लीज़ मत आइएगा। मैं बहुत अपफ्रंट हूँ और मैं किसी को भी फेक होप्स नहीं देती हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आप छोटी छोटी बातों पे टची हो, छोटी छोटी बातें आपको मेंटल पे इफेक्ट कर देती हैं, इसके बाद में हो सकता है कि आप कल को कुछ भी गलत हो जाता है तो अपने आप को हार्म करोगे या कुछ भी करो, मत आओ। अगर आप यहाँ से स्ट्रांग नहीं हो तो मत आओ। अगर आप यहाँ से स्ट्रांग हो कि आप रिजेक्शंस भी ले सकते हो, आपकी लाइफ में पैसे की भी बहुत कमी आने वाली है, बहुत सारी चीज़ों में आपको सफ़र करना पड़ेगा, बहुत सारे लोग हो सकता है कि आपसे बहुत कम टैलेंटेड हो, बहुत ऊपर हो, ये सारी बातों को साइड करके अगर आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे सकते हो तो आप मोस्ट वेलकम हो, वरना मत आओ। कुछ ऐसा काम करो जिसमें ये सारी हार्डशिप्स ना देखनी पड़े। लेट्स डू रैपिड फायर बिफोर वी एंड दिस सेशन। Let's go for it. 3 overrated Indian singers. Overrated. One is AP. Okay. Why? I don't know, but मुझे उनके अंदर उतना पोटेंशियल नज़र नहीं आता जो दूसरों को नज़र आता है। Okay. एंड बाकी तो मतलब मैं हनी सिंह नहीं कह सकती क्योंकि हनी सिंह में फिर भी बहुत पोटेंशियल है, मुझे लगता है। सिंगर्स तो नहीं, आई थिंक दे आर रैपर। सॉरी टू से, आई एम रियली सॉरी टू से, किंग। Oh. किंग, डेफिनेटली किंग। मुझे नहीं लगता कि ही शुड बी देयर। Okay. आपका ड्रीम आर्टिस्ट you want to collaborate with? सुनिधि चौहान। Oh, yes, she is your. I think you are a die-hard fan of Yeah, Sunidhi Chauhan. not just a fan, actually admirer भी बोल सकते हो, fan भी बोल सकते हो, and actually she deserves that. I mean, she's amazing. Yeah. One go-to place in India. Rajasthan. You love Rajasthan? I love Rajasthan. You love wearing Indian dress or Western dress? Both actually. I can nail both of them. Love performing more live or as a vocal singer? As a background singer? बोथ एक्चुअली, बिकॉज लाइव तो खैर मेरा पहला प्यार है, और जेन्युइनली मैं लाइव पैसे किससे, मतलब एक तो देखो आप जब शो आता है तो आप उसको पैसे से वो करते हो, बट अगर उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर भी होता है ना, मैं मैनेज करती हूँ बिकॉज आई लव परफॉर्मिंग फॉर लाइव। आई थिंक आप 700 के करीब आपने 800 प्लस लाइव इवेंट्स शी हैज डन, एंड दैट इज अ वेरी बिग नंबर आई थिंक, एंड आई जस्ट होप कि इसी तरीके से आप आगे बढ़ती जाएं, एंड आई विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट, एंड आई जस्ट सी द वुमन लाइक यू आगे बढ़नी चाहिए। और जिस तरीके से आपने आज हमारे को गाइड किया है वुड से, क्योंकि बहुत ऐसे चैलेंजेस थे जो आपने फेस किए, एंड आई एम श्योर जो ये पॉडकास्ट रहा है उससे आपको इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी और एक कॉन्फिडेंस भी आया होगा कि कहीं से भी अगर आप हैं, अगर आप में हार्ड वर्क करने की इच्छा है, अगर आप में वो कॉन्फिडेंस है, तो आप उस लेवल में पहुंच सकते हैं जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और मैं तो सिर्फ ये मानती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ जो इतने ज़्यादा नीचे के बैकग्राउंड से आई है, तो फिर तो कोई भी कर सकती है, क्योंकि आजकल की लड़कियां तो मैं इतनी लीस्ट कॉन्फिडेंट मानती ही नहीं हूँ, तो जब मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं। सो शिवांगी की लाइफ से हमने ये ज़रूर सीखा है आज इस पॉडकास्ट के थ्रू कि लाइफ में अगर आप हार्ड वर्किंग हैं
और आपका एक सपना है तो वो पूरा ज़रूर होगा, लेकिन आपको लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस कि कहीं ना कहीं आप उस लेवल पे पहुंच सकते हैं जहाँ आप सोच रखते हो. तो यू डोंट नीड टू कॉम्प्रोमाइज गर्ल्स, गो एंड गेट द थिंग्स डन योरसेल्फ. लाइफ में कॉम्प्रोमाइज वर्ड को तो काटा ही मार देना चाहिए. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर शो कॉफी एंड फिल्टर. थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस. डू फॉलो आवर पेज, डू फॉलो हर पेज. अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो, यू वांट टू टॉक टू हर, यू कैन कमेंट डाउन ऑन दी पॉडकास्ट ऑल्सो. और कोई भी अगर आंसर, प्लीज डू आंसर द क्वेरीज अगर वहाँ पे Surely, कुछ आएंगी. surely. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस. बाय बाय, टेक केयर.